कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी जबरदस्त वे में चल रहा होगा। तो सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ाई कर रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स में अब स्टार्ट करेंगे अपन न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या समझे? कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम डाल दो, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, चैप्टर 5, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ओके, तो चलिए चालू करता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक डायग्राम समझाता हूं, उसको समझना। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। अच्छा, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल का उतना कोई मतलब ज्यादा हमको लगेगा नहीं। ये आपका ग्राउंड लेवल है, GL, मतलब जो जमीन का सतह है उसको हम बोल रहे हैं ग्राउंड लेवल, वो आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड के नीचे क्या रहता है बाबू? क्या रहेगा ग्राउंड के नीचे? सॉइल हो सकता है, पानी हो सकता है, एयर हो सकता है ना? ये 3 फेज सिस्टम आपको मालूम है। तो यहां पर कहीं पर लेट्स सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर वाटर टेबल है। ठीक है, एक मिनट, वाटर टेबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर टेबल को, है ना? दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल, तो इसको हम बोल देते हैं GWT। यहां पर कहीं पर ग्राउंड वाटर टेबल है। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या क्या प्रेजेंट होंगे? देखो यार, सॉइल होगा और पानी होगा, दोनों होगा। सॉइल प्लस वाटर दोनों चीज ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट होंगे, है ना? और जो सॉइल होगा वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा। कहने का मतलब है जो पोर है ना, सॉइल, दो सॉइल सॉइल के बीच में जो फ्री स्पेस है उसमें कंप्लीटली पानी भरा होगा, एयर नाम का कोई चिड़िया नहीं होगी। क्लियर है बात, है ना? तो यहाँ पे क्या होंगे? सॉइल सॉलिड, एक मिनट, सॉइल सॉलिड प्लस वाटर, ये दो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ये आपका ग्राउंड लेवल। अब मान लो, देखो, तो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर का जो सॉइल है, ठीक है, वो लेट्स सपोज पहले इनिशियली ड्राई स्टेट में था। तो ड्राई स्टेट में अगर इनिशियली था तो बाद में क्या होगा आपको मालूम है? इसमें जो कैपिलरी पोर्स होंगे, ठीक है, इसमें जो कैपिलरी पोर्स होंगे उसमें कैपिलरी राइज हो जाएगा। लेट्स सपोज इतना कैपिलरी राइज हो गया, इतना पर्टिकुलर हाइट तक पानी चढ़ गया, कैपिलरी राइज हो गया, इस तरह से मेनिस्कस बन रही होगी, है ना? ये कैपिलरी राइज हो गया यहां तक। लेवल, जो लेवल ऑफ मेनिस्कस है वहां तक हम कैपिलरी राइज को मेजर करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर कैपिलरी राइज। उतना अमाउंट का कैपिलरी राइज हुआ। तो इतना अमाउंट का जो कैपिलरी राइज हुआ अप टू दिस पर्टिकुलर हाइट, है ना, दिस पर्टिकुलर हाइट, तो इस कारण से क्या हुआ? इस इलाके में भी जो सॉइल था वो भी सैचुरेटेड हो गया। उस इलाके में जो सॉइल था वो भी हो गया सैचुरेटेड, मतलब उस इलाके में जो सॉइल था उनके बीच में जो वॉइड थे उस वॉइड में पानी फुल हो गया, मतलब एयर नाम का चिड़िया उधर भी नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी सैचुरेशन जोन। मान के चल रहा है कि 100% सैचुरेटेड है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था, ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर पानी उठ रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको कि पानी को कोई खींच रहा है, उठा रहा है? तो पानी है आपका टेंशन में। पानी किस में है? टेंशन में। अब बात सोचो, जो इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब वाटर टेंशन में आ रही है तो वो वाटर टेंशन में आने के कारण वो क्या क्या कर रही है? जो सॉइल सॉलिड है उनमें वो कंप्रेशन इंड्यूस कर रहा है, उनको एक दूसरे के करीब ला रहा है। मतलब ये जो पानी में टेंशन होता है वो सॉइल सॉलिड पे एज ए कंप्रेशन ट्रांसफर हो जाती है। तो कैपिलरी राइज के कारण जो भी टेंशन हुई होगी, टोटल टेंशन, वो टोटल का टोटल टेंशन एज ए कंप्रेशन ट्रांसफर हो जाएगा सॉइल सॉलिड के ऊपर, होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, जैसे जहां तक कैपिलरी राइज हुआ है वहां वहां पर पानी है, पानी भी है, सॉइल सॉलिड भी है। तो मैं एक काम करता हूं समझाने के लिए, वाटर वाटर के केवल मॉलिक्यूल्स में दिखाता हूं। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये चौथा वाटर का मॉलिक्यूल, ये पांचवा, मतलब ऐसे। ये तो गिनती तो मेरा करना बेवकूफी है,
अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन समझने के लिए कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली वहां पे सॉइल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनको मैं अलग कर देता हूं। ये रहा सॉइल सॉलिड का एक ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सारे सॉइल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस 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 लाइक दिस। ओके, ये आपका सॉइल सॉलिड हो गया, ये आपका वाटर हो गया। ओके, और मैं इधर भी आपको एक बार सॉइल सॉलिड समझा देता हूं, एक बार बता देता हूं, क्योंकि हमको सॉइल सॉलिड से भी मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि अभी मैंने बोल रखा था कि जो वाटर में टेंशन है वो सॉइल सॉलिड के ऊपर एज ए कंप्रेशन ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इसको एक सीध में बना देते हैं। ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारा बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी मैं कैलकुलेशन करने का ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, लेकिन एक बात समझो। देखो, ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल इमेजिन करना, ग्राउंड वाटर टेबल है। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जितने भी सॉइल है, उन सॉइल में जितने भी वॉइड्स है, सब में पानी भरा हुआ है, सब में पानी भरा हुआ है ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे। ठीक है, तो सोचो यहां पर अगर कोई पानी है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पोर के अंदर इमेजिन करो, जो पोर है, कैपिलरी पोर है, उसके अंदर जो पानी है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी, उसके ऊपर बहुत सारा पानी है क्या, तो वो बहुत सारा पानी का प्रेशर आ रहा होगा कि नहीं, इस नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा होगा ना। इसी को हम बोलते हैं पोर प्रेशर, कि जो पोर है उसमें जो पानी है उस पे, उसमें वो कितना प्रेशर झेल रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोर प्रेशर। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे पोर में क्या है, वाटर है। क्लियर है बात? ये आइडिया क्लियर होगी? तो देखो, अब अच्छा, ये अब प्रेशर किस तरह का, कंप्रेशन में। अब पानी मेरे को ये बताओ, ये मूवमेंट में क्या, हलचल में क्या? नहीं, हम इसको ऐसा इमेजिन नहीं करते। ठीक है, तो ये स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पोर में जो पानी है वो स्टैटिक कंडीशन में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, और इसलिए जो प्रेशर लग रहा है, अरे स्टैटिक कंडीशन कहने का मतलब तुम इमेजिन करो ना, नदी वगैरह में जैसे पानी बह रहा है जमीन के नीचे, उसी तरह से पानी बह रहा है क्या? वैसा नहीं बह रहा है ना, उतना भी स्पीड, उतना भी हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो नहीं हो रही होती है। यहाँ पे फ्लो लेमिनार होती है। सॉइल के अंदर परमिएबिलिटी वाला जो चैप्टर होगा, जिसमें डार्सी साहब का लॉ है, तो उन्होंने बता रखा है कि फ्लो इज लेमिनार विद इन सॉइल। जो पोर में फ्लो होते हैं, पानी का अगर थोड़ा हो भी रहा है तो लो वेलोसिटी पे लेमिनार वे में स्मूथली, अच्छे से, विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, वो फ्लो हो रही है, धीरे 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 फ्लो हो रही है। मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो अपना एनर्जी यूज कर रहा है, वो दूसरे को नहीं दे रहा है, एनर्जी ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रही है। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो, इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जितने भी पानी है उस पे जो प्रेशर लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर डेप्थ हम कंसीडर कर ले, अगर इफ आई कंसीडर एनी पर्टिकुलर डेप्थ, ओके, लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर डेप्थ में कंसीडर कर लिया, ये पर्टिकुलर डेप्थ कंसीडर कर लिया। पोर वाटर का जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है बाबू? पोर वाटर का वेरिएशन होता है लीनियर। इन सब चीजों का कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, जो पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन होता है वो होता है लीनियर, तो इस तरह से वेरी करेगा वो। और ये यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर रहेगी मैक्सिमम, ये लेट सपोज ये डेप्थ में कंसीडर कर रहा हूं h, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर नीचे आपको मिलेगी वो मिलेगी गामा डब्ल्यू एच। दिस इज पॉजिटिव। अगर पोर वाटर प्रेशर कंप्रेशन में, यहाँ पे कंप्रेशन में मतलब ये ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल नीचे को दबा रहा है, ये वाला फिर इसको दबा रहा है, ये वाला फिर इसको दबा रहा है, कंप्रेसिव लोड है, ये इसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है। दिस इज योर पॉजिटिव पोर प्रेशर। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कि ये आपका पॉजिटिव पोर प्रेशर है। ओके, यहाँ पे स्पेस मैं लिखता हूं, पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे गामा डब्ल्यू एच, वहां पे कहां पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे जो टोटल पोर वाटर प्रेशर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है गामा डब्ल्यू एच। अब ये गामा डब्ल्यू एच कहां से आती है ये आगे हम देखेंगे, अभी कैलकुलेशन डेरिवेशन करवाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखो। अब जब ग्राउंड वाटर टेबल है
वहां पे H इक्वल टू 0 है, तो पोर वाटर प्रेशर क्या 0 है ना। एट ग्राउंड वाटर टेबल, जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल जहां से शुरू हो रही है वहां पे पोर वाटर प्रेशर कितना होता है 0। अब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो पोर वाटर प्रेशर आप इस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो, ये किस तरह का प्रेशर है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये किस तरह का वेरिएशन हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। ओके, अब देखो इसलिए मैंने ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे पे जो कंप्रेशन लगा रहा है उसी को हम बोल रहे हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। वही आपका पोर वाटर प्रेशर जो कि पॉजिटिव इन नेचर होती है। क्लियर है, समझ गए बात को। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जितने रीजन में आपका कैपिलरी राइज हुआ है वहां क्या इफेक्ट है, ये देखो। तो मैंने आपको पहले ही अभी बता रखा है कि जहां कैपिलरी राइज हुआ है उसमें पानी आपका टेंशन में है, तो कंप्रेशन में अगर लाइन इस तरह से गया तो टेंशन में लाइन ऐसे करूं, ऐसे लूंगा। अच्छा, ये जो लाइन है ये लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, द वेरिएशन इज लीनियर। ठीक है, जो पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ लीनियर होती है। ठीक है, अरे लीनियर मतलब एच के जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, गामा डब्ल्यू एच लिख रहा हूं ना, तो एच पर पावर कितना है 1, तो लीनियर वेरिएशन है ना, समझे। एच पर पावर कितना है 1, तो वेरिएशन इज लीनियर। एक मिनट, इसको थोड़ा एक कर दें, समझ जाना। ठीक है, अब देखो लीनियर वेरिएशन टेंशन में जा रहा है क्योंकि पानी उसमें टेंशन में है, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन में था, लेकिन ऊपर चला गया टेंशन में ड्यू टू कैपिलरी राइज, वाटर इज अंडर टेंशन। तो मैक्सिमम जो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर दिखेगा वो दिखेगा आपको टॉप पे, लेवल ऑफ मेनिस्कस पे, जहां तक कैपिलरी राइज हुई होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा -hc गामा डब्ल्यू, इतना का टोटल नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जो कि टेंशन में है, पानी में, है ना। पानी के अंदर टोटल इतना नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, पोर वाटर प्रेशर। समझ गए बात को। इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो पानी है ना, वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में किस तरह का फोर्स है, टेंशन फोर्स है। मतलब लग रहा है कि कोई पानी को खींच के उठा लिया है जमीन से, है ना, टेंशन फोर्स है। तो इसलिए एरो ऊपर मैंने दिखा दिया। नीचे क्या है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को दबा रहा है पोर के अंदर। समझ रहे हो बात को, ये चीज। अब देखो ये जो मैक्सिमम नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर एच सी गामा डब्ल्यू आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, इतना ही होगा एच सी गामा डब्ल्यू। ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, यही मैक्सिमम नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, सॉइल सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा एज ए कंप्रेशन। मतलब सेम मैग्नीट्यूड का जितना आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या ये -hc गामा डब्ल्यू, ये प्रेशर है। यूनिट देखो, गामा डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है बाबू, यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। इनटू मैं एच से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एच को मीटर में ले लो तो मीटर में, तो फाइनल यूनिट क्या आता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही तो है स्ट्रेस या प्रेशर वगैरह का यूनिट, तो यही होता है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि ये जो मैक्सिमम नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है टेंशन में पानी के अंदर, तो यही चीज सॉइल सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम चीज सॉइल सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो यहां पे देखना, जो सॉइल सॉलिड मैंने ले रखा है, इस वाले सॉइल सॉलिड पे ये इतना प्रेशर लगा, ठीक है, -hc गामा डब्ल्यू का, तो ऊपर वाला सॉइल सॉलिड नीचे अपने नीचे वाले को दबाएगा, कंप्रेसिव है तो अपने नीचे वाले को दबाएगा, फिर ये इसको दबाएगा, फिर ये इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा, ये इसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है, ऐसे। मतलब यही जो नेगेटिव प्रेशर है यही इधर ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर्ड एज कंप्रेशन इन सॉइल सॉलिड, ट्रांसफर्ड एज कंप्रेशन, एज कंप्रेशन इन सॉइल सॉलिड। समझ रहे हो। तो
तो देखो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, दो सॉइल सॉलिड के बीच में एक प्रेशर लग रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज योर व्हाट, इंटर ग्रैनुलर प्रेशर, मतलब सॉइल सॉलिड के बीच का प्रेशर, इंटर ग्रैनुलर प्रेशर। इसी इंटर ग्रैनुलर प्रेशर को हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। मतलब जो दो सॉइल सॉलिड के बीच में जो कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है या कंप्रेसिव प्रेशर है, उसी को हम कहते हैं इंटर ग्रैनुलर प्रेशर, एंड दैट इज ओनली योर इफेक्टिव स्ट्रेस। कहने का मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, आप इन जनरल कंडीशन इमेजिन करो, एक पर्टिकुलर सॉइल है, ठीक है, जमीन के ऊपर, उस पर तुमने लोड लगाया, तो वो जो लोड लगाया सॉइल के ऊपर, वो लोड कौन कौन कैरी करेगा? अगर जमीन में पानी है तो पानी कैरी करेगा कुछ अमाउंट ऑफ लोड, और सॉइल सॉलिड तो है ही, तो सॉइल सॉलिड कैरी करेगा कुछ अमाउंट ऑफ लोड। जब तुम लोड लगा रहे हो तो ऊपर वाला सॉइल सॉलिड अपने नीचे वाले सॉइल सॉलिड को दबा रहा है, वो फिर नीचे दबा रहा है, वो फिर और नीचे दबा रहा है, वो फिर और नीचे दबा रहा है। मतलब सॉइल सॉलिड के बीच में क्या है, कंप्रेसिव लोडिंग है। इस तरह से यहाँ पे कंप्रेसिव प्रेशर आ रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है। तो ये जो दो सॉइल सॉलिड के बीच का जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसी को हम कहते हैं इंटर ग्रैनुलर प्रेशर, इंटर ग्रैनुलर प्रेशर। और यही है इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ये ग्रैनुलर का स्पेलिंग चेंज कर लो, GRANULLAR, ग्रैनुलर, ठीक है। ओके, तो आपने लोड लगाया, तो जो दो सॉइल सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जो कंप्रेसिव लोड लग रही है, ओके, उसी को हम कह रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। मतलब आप ये समझो, इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सॉइल सॉलिड, केवल सॉइल सॉलिड, पानी हटा दो, पानी हटा दो, केवल सॉइल सॉलिड कितना लोड कैरी कर सकता है, दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस। केवल और केवल सॉइल सॉलिड कितना प्रेशर झेल सकता है, दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव जैसे ही बात हो रहा है, तो हम बात किसका कर रहे हैं, सॉइल सॉलिड का अपना क्षमता, समझे, सॉइल सॉलिड का अपना क्षमता। और मान लो अगर कैपिलरी राइज हो गई है, जैसे कैपिलरी राइज हुई, तो कैपिलरी राइज होने के कारण जो भी नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर आपकी बन रही है मैक्सिमम, वो सेम एज ए कंप्रेसिव लोड और ट्रांसफर हो जा रही है सॉइल सॉलिड के ऊपर। तो ये क्या कर रहा है, देखो, कंप्रेसिव लोड जो पहले, कंप्रेसिव लोड के कारण क्या हो रहा है, दो सॉइल सॉलिड एक दूसरे के और कांटेक्ट में आ रही है, दो सॉइल सॉलिड एक दूसरे के और कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगी, पोर स्पेस कम होगा। पोर स्पेस अगर कम हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डेंसनेस, सॉइल जो हो रहा है ज्यादा डेंस हो रही है, डेंस हो रही है मतलब सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस और बढ़ रहा है, मतलब सॉइल, दो सॉइल सॉलिड के बीच में प्रेशर और बढ़ रहा है, मतलब उसका इफेक्टिव स्ट्रेस और बढ़ रहा है, मतलब और लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, यही बात है ना। ओके, उसका डेंसनेस बढ़ रहा है, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है। और पोर स्पेस चूंकि कम हो रहा है, तो याद करो, पोर स्पेस कम मतलब परमेबिलिटी कम हो रहा है, डेंसनेस बढ़ रहा है, परमेबिलिटी कम हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है, ये सब चीजें होते हुए चल रही हैं अगर कैपिलरी राइज होता है तो। क्यों, जितना टेंशन, मैक्सिमम टेंशन है पानी में, वो सेम एज ए कंप्रेशन सॉइल सॉलिड ग्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जा रही है एज ए कंप्रेशन, जिस कारण से वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पोर स्पेस कम हो रही है मतलब डेंसनेस बढ़ रही है, मतलब परमेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बढ़ रही है, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सब बढ़ रही है, समझे। तो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर टेंशन हो जाता है अगर कैपिलरी राइज हुआ है तो, वाटर में, ये पोर प्रेशर का बात कर रहा हूं, लीनियर वेरिएशन होती है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, ये जितने भी पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन हो गया, सब वेरिएशन लीनियर होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, सभी स्ट्रेस का मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जस्ट थोड़ा बेसिक फंडामेंटल आपको बता रहा हूं, ओके। मतलब सीधी सी बात है, कोई सॉइल है, सॉइल के अंदर पानी, पानी भी है पोर्स में उसका, और सॉइल सॉलिड भी है, जैसे ही तुम उस पर लोड लगा रहे हो, लोड अगर लगाते हो, तो वो जो लोड है वो कौन कौन कैरी करता है, वाटर अपना कंट्रीब्यूशन देता है लोड को कैरी करने में, मतलब वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेशर बन रही होगी वो अलग है, जिसको हम बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर कितना बन रहा है, प्लस सॉइल टू सॉइल, मतलब सॉइल सॉलिड और सॉइल सॉलिड के बीच में जो कांटेक्ट होके जो वो प्रेशर को झेल पा रहा है, जिसको हम इंटर ग्रैनुलर प्रेशर बोलते हैं, है ना, वो अलग है।
और इसी इंटरग्रेनुलर प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल। फर्दर इसमें एक पॉइंट हमने और जोड़ा, मान लो अगर कैपिलरी राइज हो गई है उस इलाके में ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर, है ना, तो जितना मैक्सिमम कैपिलरी नेगेटिव मतलब कैपिलरी राइज के कारण जो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुई है, वो सेम टेंशन, वो सेम मैग्नीट्यूड का टेंशन एज ए कंप्रेशन ट्रांसफर हो जाता है सॉइल सॉलिड के बीच में, है ना। तो सॉइल सॉलिड पे और ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स आती है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस उसकी और बढ़ जाती है। देखो यही टेंशन जो है यही ट्रांसफर हो गया इस पे, है कि नहीं, यही टेंशन इस पे ट्रांसफर हो गया, जिस कारण से इसका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है मतलब सीधी सी बात है, दो सॉइल सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में और आ रहे, करीब आ रहे, मतलब वॉइड जो है उन दोनों के बीच में, जो वॉइड है, जो फ्री स्पेस है, जो पोर स्पेस है, वो कम हो रहा है। तो फ्री स्पेस, पोर स्पेस कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल एक जनरल सॉइल में देखेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम हो रही है, मतलब डेंसनेस बढ़ रही है उस पर्टिकुलर सॉइल की, डेंसनेस बढ़ रही है, जिस कारण से उसकी परमिएबिलिटी कम हो रही है, जिस कारण से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। तो कहने का मतलब है ये जो कैपिलरी राइज होती है तो वो उल्टा कॉम्पैक्शन वाला काम करता है। जो हम कॉम्पैक्शन करके एयर वॉइड रिमूव करवाते हैं, तो ये वही चीज कर रहा है, दो सॉइल सॉलिड को एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है, समझ गए। तो जहां पे कैपिलरी राइज होता है वहां पे वाटर टेंशन में आ जाती है, तो पोर वाटर प्रेशर इज अंडर टेंशन, और ये टेंशन एज ए कंप्रेशन ट्रांसफर हो जाती है सॉइल सॉलिड के ऊपर। तो वही जो कंप्रेसिव प्रेशर है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है सॉइल सॉलिड के बीच में, इंटरग्रेनुलर प्रेशर बोलते हैं इसको, या फिर इसी को हम कांटेक्ट प्रेशर भी बोलते हैं, मतलब कांटेक्ट है ना, मतलब जब दो सॉइल सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो जो प्रेशर लग रही होगी, तो वही प्रेशर तो कांटेक्ट प्रेशर हम उसी को कह रहे हैं। तो वही वही कांटेक्ट प्रेशर या फिर इंटरग्रेनुलर प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। समझे क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, ओके, ऐसे निकालते हैं। बाकी पोर वाटर प्रेशर आप समझ गए। न्यूट्रल एक्सिस बोल रहा हूँ यार, कहाँ सोम और स्ट्रक्चर की बात आ गई। जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो कंप्रेशन में होता है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन उसको बोलते हैं। इसको न्यूट्रल प्रेशर भी बोला जाता है कभी कभी, आगे बताएंगे क्यों बोला जाता है। इसको न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं, है ना। तो ये पानी का ये प्रेशर जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन बोलते हैं या पोर वाटर प्रेशर। लेकिन अगर कैपिलरी राइज हुई है तो फिर आपका जो पोर प्रेशर है, वाटर में जो पोर प्रेशर है वो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, नेगेटिव में चला जाएगा। अब एक चीज देखो, तो एट ग्राउंड वाटर टेबल अगर मैं पूछूं, जस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट ग्राउंड वाटर टेबल, यहां पे क्या है प्रेशर, पोर प्रेशर जीरो। पोर प्रेशर जीरो कहने का मतलब है नाइदर टेंशन नॉर कंप्रेशन, ओके, मतलब यहां पर जीरो मतलब टेंशन भी नहीं है, कंप्रेशन भी नहीं है। इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल पे जस्ट वहां पर किसी भी तरह का पोर प्रेशर नहीं होता, जस्ट एट ग्राउंड वाटर टेबल वाला सरफेस, नो पोर प्रेशर, वहां पे टेंशन कंप्रेशन बैलेंस होती है, जीरो। समझ गए बात को, ठीक है। काफी डिस्कशन कर लिया इस डायग्राम के ऊपर, तो कुछ बेसिक्स तो क्लियर हुआ, दो चीज क्लियर हुआ, वाटर टू वाटर के बीच कांटेक्ट होने के कारण जो प्रेशर वो झेल पा रही है उसी को हम बोल रहे हैं पोर वाटर प्रेशर। सॉइल सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद जो प्रेशर वो झेलती है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि क्या है, इंटरग्रेनुलर प्रेशर है, या फिर इसको हम कांटेक्ट प्रेशर भी कहते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस अगर बढ़ रही है मतलब तुम और दबा रहे हो, सॉइल सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में और आ रही है, कांटेक्ट प्रेशर और बढ़ रही है, मतलब वॉइड स्पेस कम हो रहा है, उस सॉइल का डेंसनेस बढ़ रहा है, परमिएबिलिटी कम हो रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आने लगती है। समझे क्या, तो उम्मीद करता हूं ये डायग्राम बनाए। अब मैं कुछ लिखवाता हूं। तो इन सॉइल, सॉइल के अंदर, ठीक है, दो चीज है, पानी और वाटर। तो जब भी आप सॉइल में लोड लगाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, लोड आप लगा रहे हो तो ये लोड को दो चीज झेल रहा है, सॉइल सॉलिड सॉलिड के बीच में जो ये इंटरग्रेनुलर प्रेशर है वो, और जो वाटर आती है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर, ओके, H2O, इसके बीच में जो प्रेशर है वो इस टोटल लोड को कैरी करने में पार्टिसिपेशन लेते हैं, ओके। तो ये जो सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड
टू सॉलिड जो प्रेशर है इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनुलर प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस। विजन क्लियर है? ठीक है, केवल सॉइल सॉलिड टू सॉइल सॉलिड के बीच में जो प्रेशर बन रही है उसको। नाउ वाटर टू वाटर, वाटर टू वाटर जो प्रेशर बनती है ये मैं लिख देता हूं यहां पे बिलो ग्राउंड वाटर टेबल मान लो। तो इसको हम बोलते हैं ऐसे बिलो ग्राउंड वाटर टेबल या एबव ग्राउंड वाटर टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। एबव ग्राउंड वाटर टेबल भी वो भी पोर प्रेशर है, मतलब पोर वाटर प्रेशर है, लेकिन वो नेगेटिव में है, टेंशन में है। और बिलो ग्राउंड वाटर टेबल आपका कंप्रेशन में है। तो मैं सीधा वाटर टू वाटर लिखता हूँ, ठीक है, नहीं तो यहाँ से फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसी को पोर बोलते हैं उसको पोर वाटर प्रेशर नहीं बोलते, नहीं ऐसा नहीं। तो वाटर टू वाटर प्रेशर जो होती है इसको हम सिंपली पोर प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोर वाटर प्रेशर, सीधी सी बात, देखो ऐसा पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर इट में बी पॉजिटिव, जो कि जनरली होती है बिलो GWT, बिलो ग्राउंड वाटर टेबल, या और नेगेटिव, या नेगेटिव जैसे अगर कैपिलरी कहीं पे हुआ हो तो कैपिलरी राइज अगर हुआ है तो वो नेगेटिव में होती है, दैट इज टेंशन में होती है। पॉजिटिव मतलब कंप्रेशन, नेगेटिव मतलब टेंशन। क्लियर है? अब कुछ और लिखेंगे, ठीक है, लिखो लिखो, बहुत लिखवाऊंगा यार, बुरा मत मानना। लिखो वाटर इन कैपिलरी ट्यूब अबव फ्री सरफेस वाटर लेवल इज इन स्टेट ऑफ टेंशन, बिल्कुल। एंड वाटर बिलो द वाटर टेबल इज इन हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। सेंटेंस क्लियर? नेक्स्ट, द टेंसाइल स्ट्रेस इन वाटर, जो वाटर में टेंसाइल स्ट्रेस इज टर्म्ड एज कैपिलरी टेंशन, या फिर इसी को हम कैपिलरी पोटेंशियल कहते हैं, इसी को कैपिलरी सक्शन बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका और एक तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ रखा है। कैपिलरी टेंशन इज मैक्सिमम एट, कहां पर मैक्सिमम होगा? कैपिलरी टेंशन इज मैक्सिमम एट लेवल ऑफ मेनिस्कस, और उसका वैल्यू कितना है? -hc गामा डब्ल्यू। अरे कैपिलरी राइज हुई तो मेनिस्कस के लेवल, मेनिस्कस का लेवल मतलब लोअर लेवल पे हम मेजर करते हैं यहाँ पर, है ना? तो वही जो कैपिलरी टेंशन है तो वही हम मेजर करते हैं एट लेवल ऑफ मेनिस्कस, उसकी वैल्यू कितना है? -hc गामा डब्ल्यू। एंड ग्रेजुअली रेड्यूसेस टू, जहां पे कैपिलरी राइज हुई है वहां तक मैक्सिमम कैपिलरी टेंशन आपको दिखा, वहां से फिर ग्रेजुअली रेड्यूसेस टू 0 एट फ्री वाटर सरफेस, ठीक है, लीनियर वेरिएशन होता है। वाटर ट्रांसफर दिस टेंशन स्ट्रेस टू सॉइल सॉलिड, ठीक है, वाटर क्या कर रहा है? इसी टेंशन स्ट्रेस को सॉइल सॉलिड में ट्रांसफर कर दे रहा है एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, भूलना नहीं, डायग्राम पे चलते हैं। क्या? देखो, एक डाउट आता है मन में, बहुत बढ़िया डाउट आता है। जैसे यहां तक कैपिलरी राइज हुई थी, यहां तक कैपिलरी राइज हुई, दिस इज योर लेवल ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, HC कैपिलरी राइज हुई, लेवल ऑफ मेनिस्कस, ये आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस बन रहा है। यो तो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं इसमें जो टेंशन है, ये टेंशन ये मेनिस्कस के द्वारा ये ऊपर इस जगह पे जो सॉइल सॉलिड होगा उस पर ट्रांसफर होगा एज ए कंप्रेसिव लोड, एज ए कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रांसफर होगा। तो ऊपर वाले सॉइल सॉलिड के ऊपर जितना कंप्रेशन ट्रांसफर हुआ, जितना मैक्सिमम कंप्रेशन ट्रांसफर हुआ, क्या वो उतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन से नीचे वाले को दोबारा होगा? क्या नीचे वाला पे जितना ट्रांसफर हुआ वो अपने आगे फॉरवर्ड करेगा, उसके नीचे जितना भी फॉरवर्ड गया वो और आगे फॉरवर्ड करेगा? तो क्या ये सेम अमाउंट से एक दूसरे को दबा रहे होंगे? मतलब ये जो ट्रांसफर होगी ये कांस्टेंट रहती है, HC गामा डब्ल्यू। समझ गया बात को? ये मैं कहना चाहता था, मतलब ऊपर वाले को जितने से दबाया उसके नीचे वाला उतने से दबाएगा, उसके नीचे वाला उसको उतने से दबाएगा, बस ये चीज है ना।
ध्यान रखना बात को, भूलना नहीं। किधर गया? solid as compressive stress that tends to force soil solid to come in contact with each other। और इसके कारण क्या हो रहा है? soil solid एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, hence इसलिए क्या होगा? void ratio एंड permeability दोनों कम, decreases, degree of डेंसनेस बढ़ रही है, effective stress बढ़ रही है, एंड shear strength of soil solid increases। effective stress बढ़ने का मतलब क्या है? effective stress तो वही बोला ना, soil solid एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस होके कितना लोड कैरी कर पा रहे हैं, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं, दैट इज ओनली इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ केवल सॉइल सॉलिड के बीच में बात आ रही है कि केवल सॉइल के अंदर जो सॉइल सॉलिड है, जो अपना हीरो है, हीरो ही है वो सॉइल सॉलिड, वो कितना प्रेशर झेल पा रहा है, वो कितना स्ट्रेस झेल पा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। हमको उसी से मतलब है। सॉइल में कुछ हो ना हो, सॉलिड हमेशा रहेगा, समझे? तो वो कितना झेल पाएगा। हो सकता है कि पानी सूख गया, पानी है ही नहीं, तो तुम पोर वाटर पे क्या भरोसा करोगे, लेकिन सॉलिड का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो तो हमेशा रहेगा। तो हमको इसलिए हमको इफेक्टिव स्ट्रेस का इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हमको वो पता लगाना पड़ता है कि सॉइल सॉलिड कितना प्रेशर झेल पाएगा। समझ रहे हो बात को? लॉजिक समझ रहे हो बात को? ठीक। तो डिग्री ऑफ डेंसनेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। आगे लिखो, ये लिखवा दिया है थोड़ा सा। द कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट गेट ट्रांसफर्ड ग्रेन टू ग्रेन, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बिटवीन सॉइल सॉलिड, उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, इसका और भी अलग अलग नाम है, जैसे इंटरग्रेनुलर प्रेशर कभी किताबों में लिखा हुआ होता है, या कभी कॉन्टैक्ट प्रेशर, या इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल इन जनरल। इन अलग अलग डिफरेंट नेम से आप इसको कह सकते हो, बट जो मेन मुख्य नेम है वो क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल। क्या कुछ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होते हैं जो कि हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ ये ओवरव्यू बता रहा हूँ। अभी थोड़ा समय के बाद डिटेल डेरिवेशन करूंगा, समझ गया? तो वहां पे फिर 2-3 पैरामीटर आएगी, जैसे पोर वाटर प्रेशर तो समझ ही चुके हो, इफेक्टिव प्रेशर तो समझ ही चुके हो, या इफेक्टिव स्ट्रेस तो समझ ही चुके हो, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के बीच में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो। और एक आती है टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस मतलब इन जनरल लोड लगाया तो किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, वहां सॉइल है, वाटर है, सब है, तो सॉइल वाटर दोनों मिला के कितना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो है आपका टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस जो भी होगा उसमें से हम पोर वाटर प्रेशर को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा कि उस टोटल स्ट्रेस मतलब सॉइल वाटर, सॉइल के अंदर जो सॉइल सॉलिड है प्लस जो पानी है पोर के अंदर, वो दोनों मिला के जो लोड लगाए ऊपर से, वो कितना झेल पा रहा है। ठीक है, दोनों मिला के कितने प्रेशर बियर कर रहे हैं, दैट इज योर टोटल स्ट्रेस। अब इसी में से पोर वाटर प्रेशर मतलब जो पोर में अगर पानी है, अगर पोर में पानी है तो वो पोर वाटर प्रेशर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो पोर वाटर प्रेशर को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं उस टोटल स्ट्रेस से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? उस रीजन में जो सॉइल सॉलिड है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? तो हम ये कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, इसके पीछे का भी लॉजिक है। ठीक है, वो आगे मैं भी थोड़ा सा समझाऊंगा बाद में। पहले ये कुछ नोट लिखो, एक नोट लिखो, कैपिलरी पोटेंशियल जो होता है उसको हम और एक फॉर्म में कैलकुलेट कर पाते हैं, वो क्या देखिए। लिखो अब इस बात को, ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। नोट, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जो था, जिसको हम लिख रहे थे माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज कैपिलरी पोटेंशियल। इसको हम कैपिलरी पोटेंशियल भी कहते हैं, या सक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और सक्शन कैपेसिटी भी कहते हैं, या पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। एंड इट कैन बी फाउंड इंपेरिकली एज फॉलो। एक इंपेरिकल फॉर्मूला है छोटा सा, याद रखना। 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक जिंदगी भर में जितना भी मैंने पढ़ा है, देखा हूं एग्जाम में, 2-3 बार, उससे ज्यादा नहीं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल फंक्शन या सक्शन कैपेसिटी बोल दे या कैपिलरी पोटेंशियल बोल दे, तो वो कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल फंक्शन इक्वल टू प्लस log 10 HC, प्लस पॉजिटिव में है ना, प्लस log 10 HC, जिसमें PF मतलब पोटेंशियल फंक्शन, HC मतलब कैपिलरी राइज इन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यहाँ पे जो HC हम यूज करेंगे कैपिलरी राइज इन सेंटीमीटर।
इसको यूज करके बताता हूँ, एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। एग्जाम्पल लेट की एग्जाम्पल लेट आपका कैपिलरी राइज जो है ये हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल फंक्शन कितना होगा या सक्शन कैपेसिटी कितना रहा होगा, तो ये निकालोगे तो पोटेंशियल फंक्शन इक्वल टू तुमको मालूम है प्लस log 10 hc मतलब 100। ठीक है, तो क्या हो गया प्लस log 10 hc को ये 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख डाला लॉगरिथमिक फॉर्मूला 2 log 10 मतलब बेस 10। अभी ये log बेस 10 क्या होता है 1 है ना, तो पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेंगे आपको कैपिलरी राइज जो है उसका वैल्यू दे देंगे, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख दिया, उसमें तुमको एग्जाम में मीटर में दे देंगे मान लो, या और कुछ दे देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में दे दिए, एमएम में दे दिए, किसी फॉर्म में दे दिए, बोले पोटेंशियल फंक्शन निकालो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल फंक्शन निकालने का, प्लस log 10 मतलब बेस, ठीक है बेस 10 hc उसमें हमको लिखना है सेंटीमीटर में, समझ गए। तो ये चीजों को ध्यान रखना। सो यहां से ये क्या पता चल रहा है, एक सिग्निफिकेंस इस फॉर्मूला का क्या पता चल रहा है, ये पीएफ का वैल्यू जितना बड़ा होगा कैपिलरी राइज उतना ज्यादा होगा, सक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, मतलब पानी को सक करने का जो पोटेंशियल है, क्षमता है, कैपेसिटी है, वो उतना ज्यादा होगा, मतलब कैपिलरी राइज उतना ज्यादा होगा, समझ गए। तो यही मतलब है इस पीएफ का। तो नोट में अगर लिखूं तो सीधा सीधा लिख सकता हूं, इफ पीएफ ज्यादा तो मतलब सक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सक्शन पोटेंशियल मतलब पानी को खींचने का क्षमता, ऊपर उठाने का क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, तो सक करने का क्षमता, सक्शन पोटेंशियल ज्यादा, दैट इज अगर ज्यादा है तो ज्यादा खींच भी लेगा यार, पोटेंशियल ही ज्यादा है तो खींचा उठाएगा भी पानी को ज्यादा हाइट तक, दैट इज कैपिलरी राइज इज मोर, क्लियरी राइज इज मोर। ओके, अच्छा एक नोट और, सक्शन पोटेंशियल जीरो कब होता है, पीएफ इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, लॉग बेस 10 1 कैलकुलेट करो तो देखो तो लॉग बेस 10 1 कितना होता है जीरो, लॉग बेस 10 1 इक्वल टू जीरो, दैट इज इफ कैपिलरी राइज HC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेंटीमीटर की कैपिलरी राइज हुई है तो वो एरू वेरू ऐसे ही हो जाता है, कहने का मतलब उसमें कोई सक्शन पोटेंशियल उतना जरूरत नहीं है, एरू वेरू नथु वेरू है, 1 सेंटीमीटर मतलब इतना सा, वो थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है। सक्शन पोटेंशियल जब तुम निकाल रहे हो क्या है प्लस log 10 1 सेंटीमीटर, so this value is 0, that is if capillary rise equal to 1 centimeter then your potential function value is 0। तो एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव मैंने देख रखा था, ये भी कहीं ना कहीं पूछा था कि पोटेंशियल फंक्शन जीरो का क्या मतलब है, आपसे ये पूछेंगे कि अगर पोटेंशियल फंक्शन का वैल्यू तुम्हारा जीरो है तो मुझे ये बताओ कि कैपिलरी राइज कितना है, तो 1 सेंटीमीटर, ऐसा उल्टा करके पूछ लेंगे। पोटेंशियल फंक्शन अगर 2 है तो मुझे ये बताओ कैपिलरी राइज कितना है, पोटेंशियल फंक्शन अगर 3 है तो ये बताओ कैपिलरी राइज कितना है, एनीथिंग दे कैन आस्क, समझ गए। फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि वो सॉइल कैसा है, तुमको मालूम है 1 to 3 मीटर तक का किसमें होता है कैपिलरी राइज, क्ले में, मैंने बता रखा है सैंड क्ले ये सब का रेंज अलग अलग बता रखा है मैंने, सिल्ट का, तो फिर वो सॉइल पूछ लेंगे, पोटेंशियल फंक्शन देख के पूछ लेंगे कि इस रेंज में इतना कैपिलरी राइज हुआ है, वो कैलकुलेट करवाएंगे, फिर बोलेंगे कि वो कौन सा सॉइल है, आंसर वो कैपिलरी राइज भी नहीं पूछ रहे होंगे, वो पूछेंगे सॉइल बताओ, तो वो टेबल तुमको याद होना चाहिए, तब ये यहां से राइज निकालोगे, फिर वो टेबल से लिंकअप करके आंसर बताओगे, अच्छा ये सॉइल ऐसा है, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। अब अपन जितना एक्टिव अवेयर रहेंगे लिंकअप कर पाएंगे चीजों को, यही है सिंपल सिंपल चीजें, पढ़ाई यही होती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां से, तो ये सारा कुछ कुछ बेसिक आपने सीखा, अब आते हैं चैप्टर पे ओरिजिनली, टोटल स्ट्रेस क्या होता है देख। अब इस चैप्टर का कोर एलिमेंट चालू हो रहा है, ठीक है, कोर टॉपिक्स चालू हो रहा है, तो हेडिंग डालो
टोटल स्ट्रेस। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस? देखो, टोटल स्ट्रेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सुनते हो सिग्मा रूल, पुटिन साहब का, मोदी साहब का, सबका सिग्मा रूल होता है सबका, तो वही सिग्मा। अब देखो ये होता क्या है, मैं एक छोटा सा जानकारी देता हूं आपको, समझाता हूं, समझिए। देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये डायग्राम छोटा सा समझना, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के नीचे क्या होगा? सॉइल है। सॉइल में क्या है? पोर है। अब वो पोर में क्या हो सकता है? एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे हो सकता है वाटर टेबल हो, वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है उसमें जो पोर है उसमें वाटर भी होंगे, और वाटर टेबल के जस्ट ऊपर कैपिलरी राइज के कारण थोड़ा थोड़ा पोर में वहां पर भी पानी होगा, कैपिलरी जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। उसके ऊपर हो सकता है एयर ड्राई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाटर टेबल पूरा ग्राउंड लेवल पर भी है, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं एक जनरल सॉइल ले रहा हूं, है ना। अब क्या है स्पेसिफिक, हम आगे जब केस टू केस सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल एक जनरल सॉइल ले रहा हूं। आपको बोल दिया गया कि एक पर्टिकुलर डेप्थ आप कंसीडर करिए, लेट्स सपोज मैंने कंसीडर किया h डेप्थ। इस पर्टिकुलर डेप्थ पे टोटल स्ट्रेस कितना है इस सॉइल मास में, ये निकाल के बताओ बाबू। बस इतना आपको बता दिया गया, अब कैसे निकालोगे? तो टोटल स्ट्रेस होता क्या, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो क्या होता है? इट इज द टोटल सेल्फ वेट ऑफ ऑल द सॉइल मास। इस बीच में जितने भी सॉइल मास है, ये पूरा सॉइल मास है, इसमें पानी, सॉइल सॉलिड सब कुछ हो सकता है। तो टोटल सभी का सेल्फ वेट, वो सेल्फ वेट के कारण लोड इस पर्टिकुलर लेयर में, इस पर्टिकुलर प्लेन में जो भी सॉइल होंगे, जो भी पानी होंगे, उन पे लोडिंग आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, है ना। किस चीज का? उनका सेल्फ वेट का। इसमें सॉइल सॉलिड भी है, इसी लेयर में हो सकता है, मान लो अगर तुम पानी भी कंसिडर कर लो, वाटर कंसिडर कर लो, एक मिनट, यहीं पे वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स आप कंसिडर कर लो। यहां पर हम बीच बीच में कुछ कुछ पोर्स में चलो वाटर भी कंसिडर कर लिए। तो ऊपर जो सॉइल मास है, पूरा का पूरा सॉइल मास है, उन सॉइल मास का के कारण, उनके सेल्फ वेट के कारण क्या बन रही होगी? यहाँ पे लोडिंग आ रही होगी इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर। अब ये जो लोडिंग है, ये कौन झेल रहा होगा? कुछ सॉइल सॉलिड कैरी कर रहा होगा, कुछ जो पानी का मॉलिक्यूल है वो कुछ कंप्रेस होकर कैरी कर रहे होंगे। मतलब ये टोटल सेल्फ वेट को सॉइल सॉलिड प्लस पानी मिलके झेल रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रेस वो झेलते हैं ना, इसी को हम तो कहते हैं टोटल स्ट्रेस। समझ गए? सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल मास अबव एनी पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड एज टोटल स्ट्रेस। नाउ अगर तुम इसमें लेट्स सपोज कि ऊपर से ओवरबर्डन लोडिंग लगा दिए, मतलब जिस भी एरिया में ये एनालिसिस कर रहे हो टोटल स्ट्रेस वगैरह का, उस एरिया में लेट्स सपोज ओवरबर्डन स्ट्रेस जैसे कि कोई डैम बना दिया, कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, उस कारण से ओवरबर्डन स्ट्रेस वगैरह आएगा। इस ओवरबर्डन स्ट्रेस को हम सरचार्ज भी कहते हैं, इसको लिखा जाता है क्यू, सरचार्ज। ठीक है, तो ये जो सरचार्ज है ये भी उस टोटल स्ट्रेस में जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेस। अभी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जनरल आइडिया दे रहा हूं। तो हेडिंग बनाओ टोटल स्ट्रेस, और ये डायग्राम बना लेना और लिखना चालू करो। टोटल स्ट्रेस एट एनी गिवन प्लेन, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे विद इन सॉइल मास, एक प्लेन हमने कंसीडर किया, इन ए सॉइल मास इज ड्यू टू, पहला सेल्फ वेट ऑफ सॉइल अबव दैट सेक्शन, उस सेक्शन के ऊपर जो सॉइल का सेल्फ वेट है वो, दूसरा सरचार्ज ओवर सॉइल मास, या फिर जिसको हम ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्यू। सरचार्ज जो सॉइल मास है उसके ऊपर सरचार्ज कितना, ओवरबर्डन प्रेशर कितना है वो, प्लस उस सेक्शन पे, है ना, उस सेक्शन के ऊपर जो सॉइल मास है उसका सेल्फ वेट कितना आ रहा है टोटल, वो दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस एट दैट पर्टिकुलर प्लेन। बहुत इजी है कैलकुलेट करना, मैं दिखाऊंगा अभी। टोटल स्ट्रेस ऑन ए प्लेन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कौन सा? जो सॉइल सॉलिड के बीच में जो कांटेक्ट बन रही है उसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो कहते करते हैं सिग्मा, उसका भी इफेक्टिव स्ट्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से होता है, लेकिन एक डैश लगा देते हैं ऊपर, सिग्मा डैश, इसको बोल देते हैं कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। ड्यू टू सॉइल सॉलिड ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरग्रेनुलर प्रेशर या स्ट्रेस। दूसरा जो कंपोनेंट इसका होता है उसको हम बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर, उसको हम लिखते हैं यू से। कैसे लिखते हैं पोर वाटर प्रेशर को? यू, सिंपली यू, म्यू 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 न्यू वो सब नहीं, यू, नॉर्मल यू, ठीक है, यू, दिस इज योर पोर वाटर प्रेशर, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है यू से। समझ गए? इसलिए
जो टोटल स्ट्रेस है सिग्मा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी लोडिंग आ रही है ओवरऑल, वो कैरी करने वाला कौन? दो ही चीज सॉइल के अंदर, जो सॉइल सॉलिड है उनके बीच में जो कांटेक्ट बनेगा उस कारण से जितना प्रेशर वो झेल पाएगा, वो जिसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस कह रहे हैं। मतलब अपना जो हीरो है, जो अपना सॉइल सॉलिड है, उसका क्या क्षमता है, उसका क्या ताकत है केवल अकेले, उसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस बोल रहे हैं। प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल है सॉइल के पोर में, वो मॉलिक्यूल कितना प्रेशर को झेल पाएंगे, उसको हम पोर वाटर प्रेशर कह रहे हैं। तो किसी भी एक प्लेन सेक्शन में विद इन सॉइल मास जो टोटल स्ट्रेस होगा, है ना, वो क्या होगा? वो होगा दिस, मतलब इसको निकालते हैं हम ऐसे कि सेल्फ वेट ऑफ सॉइल मास अबव दैट सेक्शन, है ना, दैट इज टोटल स्ट्रेस। बट वो जो लोडिंग है, मतलब उस प्लेन सेक्शन के ऊपर जो सेल्फ वेट है, उसको कौन कैरी कर रहा है उस प्लेन सेक्शन पे? यही सॉइल सॉलिड और वही वाटर। और वो क्या है उनका, अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट देखेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। समझ गए? ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इफेक्टिव स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? इफेक्टिव स्ट्रेस तुमको मालूम है क्या है? इट इज ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के बीच में जो प्रेशर बन रही है, कॉन्टैक्ट प्रेशर या इंटरग्रेनुलर प्रेशर, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो उसको हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि उसको हम कैलकुलेट कर पाए। क्यों? मैं अभी समझाऊंगा बस। लेकिन हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट होती है, डिवाइस होती है। हम पीजोमीटर लगाते हैं, पीजोमीटर में पानी राइज कर जाता है, जितना भी ओके, जितना राइज कर गया उतना आपका पोर वाटर प्रेशर हो गया। तो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस तो है, तो हम पोर वाटर प्रेशर यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वी कांट डायरेक्टली कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू इन ए सॉइल। इसलिए हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं, पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मेरे को निकालना है, टोटल स्ट्रेस से पोर वाटर प्रेशर को घटा दूंगा। तो दिस इज इनडायरेक्ट अप्रोच। इसलिए कभी कभी स्टेटमेंट भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। सही या गलत? तो सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस मेजर करके दे दे आपको। समझे क्या बात? ओके, तो यहां तक कंप्लीट करिए, इसके बाद हेडिंग डालिए इफेक्टिव स्ट्रेस। पहले 2-3 लाइन लिखेंगे, इसके बाद समझाता हूं। लिखो, ये सब सुन रखे हो, समझा रखा हूं। These are the stresses which are being transferred by grain to grain leading to decrease in। जब grain to grain compress होंगे, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो क्या होते चलेगा? वॉइड रेशियो कम होते चलेगा। स्पेस जब कम हो रहा है तो परमेबिलिटी कम होते चलेगा। तो परमेबिलिटी और वॉइड रेशियो वगैरह कम होते चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हो रही होगी। डेंसनेस ऑफ सॉइल इंक्रीज होता चलेगा, दैट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होता चलेगा, दैट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। पागल पागल मेरे को नहीं बता देना उस समय जब पढ़ाऊंगा लंबा, है ना। तो शियर स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो बियरिंग कैपेसिटी हम पढ़ेंगे फाउंडेशन में। तो ये सब पैरामीटर्स बढ़ते हुए चलेंगे, मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी इंजीनियरिंग पर्पस से वो ज्यादा अच्छा होने लगेगा। कहने का मतलब है, अगर किसी सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा है तो उसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज अच्छा है, वहां पे लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छा है। समझ रहे बात को? ये इनडायरेक्ट कहना ये है। तो सिंस दिस स्ट्रेसेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन, इसलिए इसको हम इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी कहते हैं। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो सॉइल सॉलिड, इमेजिन करना, एकदम कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो एक दूसरे से कंप्रेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेस, उसको हम कांटेक्ट प्रेशर भी कहते हैं, या ग्रेन टू इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। एक तो जनरल वर्ड हो गया, लेकिन बहुत मतलब एक सिंगल ग्रेन के बीच में अगर बोलोगे तो उसको हम कांटेक्ट प्रेशर बोलते हैं। और इन जनरल ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस हम बात कर रहे हैं, ये इन जनरल एक वर्ड हो गया कि ये इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस है। समझ रहे हो? चलो इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो, लेट्स सपोज मैं एक सॉइल मास कंसीडर कर रहा हूं। देखना, मैंने एक सॉइल मास ले लिया बाबू, ओके। ऐसा आपको किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इससे पहले एक चीज ध्यान रखो, ये मान लो एक सॉइल सॉलिड है, ठीक है, इसके नीचे और एक सॉइल सॉलिड होगा,
तो वो मान लो कांटेक्ट में है, जब वो कांटेक्ट में आएगा लोड ट्रांसफर कैसे हो रही होगी, जो भी लोड है वो ऊपर वाले सॉइल सॉलिड पे आ रही होगी, तो वो दूसरे वाले सॉइल सॉलिड को कैसे ट्रांसफर करेगा, वो जहां जहां से उसकी कांटेक्ट बनी है उसी जोन से वो ट्रांसफर करेगा, उसी कांटेक्ट एरिया के थ्रू से ट्रांसफर करेगा, समझ रहे हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो नॉर्मल लोडिंग है उस लोड को मैं कह रहा हूं n, ठीक है, ओके, किसी एक सॉइल सॉलिड के बीच में, मतलब किसी दो सॉइल सॉलिड के बीच में जो वो नॉर्मल लोड वो ट्रांसफर कर रहा है, लेट्स सपोज दैट इज योर n, और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू से ट्रांसफर कर रहा है उसको मैं बोलता हूं AC। AC मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड, समझो बात को, कहना क्या चाह रहा हूं। ये जैसे एक मैंने सॉइल प्रोफाइल कंसीडर किया, अलोंग डेप्थ इमेजिन करना कि मतलब ये ऊपर ग्राउंड लेवल है कहीं पर, दिस इज व्हाट, ये ऊपर वाला जो लेवल है दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हो, नीचे गए, एक पर्टिकुलर प्लेन पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस बतानी है, लेट्स सपोज वो सेक्शन है ये, दिस इज योर एक्स एक्स सेक्शन। इस सेक्शन पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है वो बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब जो दो सॉइल सॉलिड है उनके बीच में कितना स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा ओवरऑल उस सेक्शन पे जितने भी सॉइल सॉलिड होंगे, ओवरऑल उस सेक्शन पे जितने भी सॉइल सॉलिड होंगे सभी दूसरे सॉइल सॉलिड से कांटेक्ट में रहे होंगे, तो वो एक दूसरे से कितना स्ट्रेस मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे, वो समेशन, वो टोटल होना चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेस, इंटरग्रानुलर प्रेशर ना। तो देखो यहां पे मैं एक सॉइल सॉलिड ले रहा हूं, इसके नीचे और एक सॉइल सॉलिड है, ये ऊपर सॉइल सॉलिड नीचे सॉइल सॉलिड, 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 ऐसे नहीं होंगे, वो रैंडमली प्लेस होंगे, लेकिन हम थ्योरी को समझने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूं। तो देखो इस एक्स एक्स सेक्शन पे तुमको निकालनी थी क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, ओके। अच्छा एक चीज और, क्या कि ये जो प्रेशर है यहाँ पे, क्या स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, यही होता है, ओके। तो यहां पर ये जो कंडीशन मैंने बताया दो सॉइल सॉलिड के बीच में, इसी को मैं कांटेक्ट प्रेशर लिखता हूं, क्योंकि वो दो सॉइल सॉलिड के बीच में कांटेक्ट होने के कारण जो प्रेशर है वो चीज है वो, है ना। तो इसको मैं कहूंगा कांटेक्ट प्रेशर, ये एक टर्म ध्यान रखना, इसको क्या बोलूंगा एक्चुअली में, क्या बोलेंगे, कांटेक्ट प्रेशर, सीपी, समझ गए। अब इसको कैसे निकालेंगे अभी मैं समझाऊंगा, रुको अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये डिफरेंट सॉइल सॉलिड है, ठीक, ऊपर और नीचे, तो सोचो इसके ऊपर पूरा का पूरा सॉइल मास तो है ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा सॉइल मास है, उसका सेल्फ वेट आ रहा होगा इस प्लेन पे। तो ये तो मैं 2D में दिखा रहा हूं, अगर 3D में देखोगे इस एक्स एक्स सेक्शन पे, इस एक्स एक्स सेक्शन के अलोंग 3D में देखोगे तो इस तरह से तुमको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ, ये आपका वो एक्स एक्स सेक्शन है, देखो दिस इज योर एक्स एक्स सेक्शन। अगर 3D में देखोगे तो यहाँ सॉइल सॉलिड, इधर 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 सॉइल सॉलिड, ऐसे। कहने का ये मतलब है कि ये जो ऊपर वाला फोटो है इसमें तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, लेट्स सपोज कि ये जो पहला सेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ये जो लोड ट्रांसफर कर रहा है नॉर्मल लोड, लेट्स सपोज वो है N1, ये जो नॉर्मल लोड ट्रांसफर कर रहा है लेट्स सपोज वो है N2, ये जो नॉर्मल लोडिंग ट्रांसफर कर रहा है नीचे वाले को लेट्स सपोज दैट इज योर N3, ये जो अपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे यार, अपने अपने, ठीक है, जितना आ रहा है कहीं पर कुछ लोडिंग आ रहा है, कहीं पे कुछ लोडिंग आ रहा है, ये जो ट्रांसफर कर रहा है लेट्स सपोज वो है N4, ये जो ट्रांसफर कर रहा है लेट्स सपोज ये N5, इस तरह से डिफरेंट सॉइल सॉलिड अपने निचले वाले सॉइल सॉलिड के ऊपर एक लोड ट्रांसमिट कर रहा होगा, किस एरिया से कर रहा होगा, जो उसका कॉन्टैक्ट एरिया है उसके थ्रू से कर रहा होगा, ये जो छोटा छोटा कॉन्टैक्ट एरिया आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्टैक्ट एरिया, इसको मैं इन जनरल कहता हूं AC, ठीक है, या AC1 AC2 आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इन जनरल AC AC मैंने कह दिया।
दिस इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट AC। ओके, तो ये वो चीज आपको दिख रहा है, लेकिन इनटू द प्लेन आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा पूरा उस पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उस पर्टिकुलर सॉइल का, वो इनटू द प्लेन आपको दिखेगा, है ना। तो यहाँ लिख दूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये सामने आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो एक लाइन आपको दिख रहा है, तो इस तरह से डिफरेंट सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स है उस प्लेन के ऊपर, उसके नीचे सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उस प्लेन जस्ट उस प्लेन के नीचे, सभी के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया कुछ ना कुछ होगा, सभी कुछ ना कुछ एन 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 ट्रांसमिट कर रहा होगा अपने नीचे को, और सभी के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट एरिया रही होगी, वो सब इमेजिन करो, है ना। इसलिए ये डायग्राम मैं आपको अलग अलग बनवा रहा हूं, ये ऐसा, ये यहाँ एक सॉलिड, यहाँ एक सॉलिड, यहाँ एक सॉलिड, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड होगा। ये देखो, ये सॉइल सॉलिड है। देखो, चूंकि हमको अभी ये इंटरग्रैनुलर प्रेशर वगैरह निकालना है, मतलब सॉलिड का अपना स्ट्रेंथ बताना है, तो इसलिए हम पानी को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, केवल सॉइल सॉलिड को हम दिखा रहे हैं। ओके, ऐसा इनमें वॉइड भी है ना, इसलिए कुछ फ्री स्पेस भी दिखा दिया। तो ये ओवरऑल आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका जो ये प्लेन है, दिस इज योर प्लेन। ओके, वो एक्स एक्स प्लेन है सॉइल का, एंड दिस टोटल इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। मतलब ये बाउंड्री आप जो देख रहे हो, दिस टोटल इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल। ये जो टोटल आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल। अब क्लियर ये डायग्राम, दोनों ऊपर नीचे का डायग्राम क्लियर हो गया। ये टोटल आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर्टिकुलर सॉइल का। अब सुनो बात, अब सबसे पहले मैं एक टर्म बता रहा हूं आपको, कॉन्टैक्ट प्रेशर, या फिर टोटल कॉन्टैक्ट प्रेशर कह लो, या इन जनरल उस एक्स एक्स सेक्शन पे, है ना, उस एक्स एक्स सेक्शन पे जो प्लेन है, वहां पे कॉन्टैक्ट प्रेशर कितनी बन रही है हमको वो बतानी है। मतलब सभी सभी सॉइल सॉलिड आ गए, है कि नहीं। तो आप टोटल लिखो या सिंगल लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हम उस एक्स एक्स सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन है उस पर बात कर रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर एट एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, कितना होगा। तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, प्रेशर निकालनी है ना। कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब जो दो सॉइल सॉलिड है वो एक दूसरे को कितना लोड दे रहे हैं, किस एरिया से थ्रू, किस एरिया के थ्रू दे रहे हैं, वही चीज मेरे को डिवाइड करनी है ना। तो देखो, उस प्लेन के ऊपर बहुत सारे सॉइल सॉलिड है, उस प्लेन के ऊपर बहुत सारे सॉइल सॉलिड है, बहुत सारे सॉइल सॉलिड बहुत अलग अलग अपना अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नॉर्मल लोडिंग ट्रांसमिट कर रहा होगा नीचे वाले सॉइल सॉलिड को, उनके बीच में कॉन्टैक्ट एरिया भी अलग होगी। तो मैं बोलूंगा ऐसे, N1 डिवाइडेड बाई AC1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई AC2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई AC3 प्लस N4, जितने भी सॉइल सॉलिड है, इंडिविजुअल सॉइल सॉलिड का बात कर रहा हूं, है ना। N4 डिवाइडेड बाई AC4, फलाना ढिमकाना, ऐसा चलता रहेगा प्लस में। तो इसको मैं इन जनरल ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाई ये AC1 AC2 AC3 AC4 जितने भी हैं, ठीक है, इस टोटल ओवरऑल एरिया को मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्टैक्ट एरिया इन जनरल कह दे रहा हूं कि वो कॉन्टैक्ट एरिया है आपका AC। मतलब उस प्लेन पे इमेजिन कर रहे हो ना, क्या बोल रहा हूं, उस प्लेन पे ऊपर सॉइल सॉलिड है, प्लेन के ऊपर नीचे भी सॉइल सॉलिड होंगे, है ना। तो उसी प्लेन के अलोंग जो टू डिफरेंट सॉइल सॉलिड के बीच में जितना जितना कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा है, उन सभी का सम, दैट इज योर कॉन्टैक्ट एरिया AC। और उस प्लेन पे जितने भी सॉइल सॉलिड है, वो कोई N1 ट्रांसमिट कर रहा है, कोई N2, कोई N3, कोई N4, कोई N5, कोई N6, वो लोडिंग है, लोडिंग ऊपर से आ रही है ओवरऑल, मतलब ऊपर मिट्टी है, उस पर सरचार्ज भी डाल दो, कुछ भी, उन सब लोड है, वो सारे लोड है, तो वो सभी आ रहे इन सॉइल सॉलिड के ऊपर आएंगे। तो जो सॉइल सॉलिड है वो अपना अपना क्षमता के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करेगा ना लोड को, जिसका जितना कैपेसिटी, ठीक है। कोई कोई दाना बड़ा है, कोई दाना छोटा है, किसी का प्रॉपर्टी अलग है, अलग अलग मिक्स टाइप ऑफ सॉइल सॉलिड होते हैं ना, तो अपना अपना क्षमता के अकॉर्डिंग
वो ट्रांसमिट कर रहे होंगे, इसलिए मैंने बताया N1 N2 N3 N4 N5 N6, उनके बीच में अलग अलग कॉन्टैक्ट एरिया होगा। तो सभी कॉन्टैक्ट एरिया को जोड़ो, सभी N1 N2 N3 को जोड़ो, जो नॉर्मल लोडिंग है, नॉर्मल फोर्स है उस प्लेन पे, उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो ये निकलेगा उस एक्स एक्स सेक्शन पे कॉन्टैक्ट प्रेशर। समझे क्या? इसको हम बोलते हैं सीपी, कॉन्टैक्ट प्रेशर सीपी। अब देखो बात, ना तो हम समेशन एन कैलकुलेट कर पाएंगे, ना हम इन रियलिटी एसी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एकदम पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ना तो हम समेशन एन कैलकुलेट कर पाएंगे, ना तो हम एसी को कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ गए? एसी को तो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। अब वो एसी का जो बात हो रही है वो माइक्रो लेवल पे बात हो रही है, समझो, तुम माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे उस प्लेन सेक्शन पे इंडिविजुअल सॉइल सॉलिड के बीच में जो कांटेक्ट है उनका समेशन, उनका सम करना है उस प्लेन सेक्शन पे। क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? वेरी इंपॉसिबल। तो एसी कैनॉट बी कैलकुलेटेड। तो एसी अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो सीधी बात, सबसे पहले अगर एसी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए? सर एक काम करो, ये जो प्लेन सेक्शन है, ठीक है, जो भी फ्री स्पेस वगैरह है उसको भी कंसिडर कर लो, मतलब ओवरऑल इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट्स सपोज इसका ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है ए इस एक्स एक्स प्लेन पे। आप इसको कैलकुलेट करके निकालो स्ट्रेस। तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो, तो मैं ओवरऑल इन जनरल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको लेके कैलकुलेट करूंगा चीजों को। तो मैंने 2 लाइन पहले लिख दिया, क्योंकि आपका नोट्स भी बनते हुए चलेगा तो अच्छा लगेगा। लिखो, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल मास इज ए प्लस एज एसी इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। जो एसी है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उस प्लेन सेक्शन पे, एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो लेवल फिनोमेना है ना, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अरे यार तुम सोचो ना, ये हम किसी में भी निकाल रहे हैं, ग्रेवल थोड़ी ना है कि वो सॉइल सॉलिड बहुत बड़े बड़े है, फाइन क्ले है, मान लो उसमें भी इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे ना, तो क्ले पार्टिकल दूसरे क्ले पार्टिकल के बीच में कितना कॉन्टैक्ट बना रखा है, ये कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्योंकि इसलिए हम एसी को इग्नोर करके एक काम करेंगे, इन जनरल एक एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसिडर करके कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेस। यहां से चालू हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। जैसे ही मैं एवरेज टर्म लिखा कि इन जनरल उस प्लेन पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको ओवरऑल में कंसिडर करता हूं, तब ये कॉन्टैक्ट प्रेशर का नाम चेंज होके वो नाम हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश, और कॉन्टैक्ट प्रेशर था पहले, अब उसका नाम चेंज हो गया, अब उसको हम बोल रहे हैं उसी कॉन्टैक्ट प्रेशर को इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस अब क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाई इन जनरल ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया एट दैट प्लेन। ये तो निकाला जा सकता है, ए कैलकुलेट किया जा सकता है, बट जो प्रॉब्लम था वो केवल एरिया कैलकुलेशन नहीं था, प्रॉब्लम ये समेशन एन के कैलकुलेशन में भी है। ये भी आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, कोई इक्विपमेंट ही ऐसा डेवलप नहीं किया गया है जिससे कि वो कितना लोडिंग ट्रांसमिट कर रहा है एक सॉइल सॉलिड दूसरे को उस पर्टिकुलर प्लेन पे, कि आप कैलकुलेट कर पाओ इंडिविजुअली। जब आप N1 N2 ये सब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो समेशन एन कहां से कैलकुलेट कर पाओगे? ये भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये फॉर्मूला बेकार है, ये सिस्टम बेकार हुआ। इस तरह से आप इफेक्टिव स्ट्रेस तो नहीं निकाल सकते, तो निकालने का कोई ना कोई अलग प्रक्रिया ढूंढना होगा। ये डायरेक्ट मेथड है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, तो इस तरह से तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि समेशन एन कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन। तो अगर आप समेशन एन का कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, सो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश cannot be calculated
डायरेक्टली, तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रक्रिया के माध्यम, प्रक्रिया को यूज करके निकाल रहे होंगे, तो वो है इनडायरेक्ट अप्रोच. सो इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड indirectly as follow. हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, ये फॉर्मूला को इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जिसमें सिग्मा क्या है, टोटल स्ट्रेस. उस प्लेन सेक्शन पे जो एक्स एक्स सेक्शन सेम यहां बताया, वहां पे टोटल स्ट्रेस कितना है वो होगा सिग्मा, और यू क्या है, पोर वाटर प्रेशर अगर है तो कितना, क्योंकि वो हमको घटानी होगी, क्योंकि देखो घटानी होगी, क्यों हम घटा रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस में हम क्या समझ रखे हैं, इंटरग्रेनुलर प्रेशर में क्या समझ रखे हैं कि सॉइल सॉलिड जो अपना हीरो है, सॉइल सॉलिड हीरो है, सॉइल सॉलिड के बीच में, मतलब सॉइल सॉलिड कितना लोड एक्चुअली कैरी कर पा रहा है, वो कितना स्ट्रेस को कैरी कर पा रहा है, दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस. समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमको पोर वाटर प्रेशर घटा लेनी है, तब जो स्ट्रेस आपको निकलेगा, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर घटाओगे तो जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही होगी, दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर. समझ रहे हो बात को. अब आप बोलोगे सर जब हम सिग्मा डैश डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो सिग्मा टोटल मतलब दैट इज टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर क्या हम कैलकुलेट कर पाते हैं, या वी कैन कैलकुलेट दैट, हमारे पास वो सिस्टम है ना, हम टोटल स्ट्रेस को डिफाइन कर रखे हैं, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, पोर वाटर प्रेशर को डिफाइन कर रखे हैं, उसके लिए इक्विपमेंट अलग अलग है, पीजोमीटर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, है ना, वाटर का प्रेशर ही तो मेजर करना है, मेजर कर लेते हैं, वी कैन कैलकुलेट दोज थिंग, हम निकाल सकते हैं. तो जब वो इजीली हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसका यूज कर लेते हैं, तो इनडायरेक्टली इस तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट की जाती है, डायरेक्टली इट इज नॉट कैलकुलेटेड. ये सेंटेंस पूछा जा चुका है एग्जाम में, और क्यों ये चीज इंटरव्यू में पूछते हैं, जो लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्यों, क्योंकि ये समेशन एन हम नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, प्लस मेन चीज यही तो हो गया, ठीक है, मेन चीज आपका यही हो गया कि ये जो कितना नॉर्मल लोडिंग दो सॉइल मतलब दो सॉइल पार्टिकल के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है, ये चीज आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, इसके लिए कोई डिवाइस नहीं है. समझे, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस. अब एक लॉजिक और सुनो, क्या, अगर मैं कंपैरिजन बताऊं, टोटल कांटेक्ट प्रेशर जो था वो क्या था, वो था आपका समेशन एन बाई एरिया ऑफ कांटेक्ट, और ये इफेक्टिव स्ट्रेस जो है आपका सिग्मा डैश, ये क्या है, समेशन एन डिवाइडेड बाई एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया. तो मुझे ये बताओ एरिया कौन सा बड़ा, ऑब्वियस सी बात है ए इज फार 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 ग्रेटर देन ओवरऑल कॉन्टैक्ट एरिया. अगर ए बड़ा है तो इसका मतलब क्या, ये स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेस कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको एक नोट में डालेगा, एग्जाम में ये भी लॉजिक पूछा जा चुका है. यहां से आपको सीधा पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन इफेक्टिव स्ट्रेस. ओके, कॉन्टैक्ट प्रेशर जो एक्चुअली में है ना, वो रियलिटी में इफेक्टिव स्ट्रेस से बहुत ज्यादा है. ओके, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो बहुत ही कम वाला वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो वही सेम कंक्रीट वाली बात होगी, कंक्रीट का लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हुए, इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंक्रीट बनाते वक्त ही फॉर मटेरियल कंसीडर कर लेते हैं कि उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कुछ और ही है, लेकिन हम डिजाइन कर रहे होते हैं किसी और पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे. समझ रहे हो बात को, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब सॉइल रियली कुछ और ही लोड कैरी कर रहा है जो रियलिटी वाला है, लेकिन हम चूंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो एक इनडायरेक्ट वे में एक अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज करके जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं, सॉइल सॉलिड का जो स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि इन रियल जो उसका स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है. समझे, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा था, यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख लो, क्योंकि आपको, क्योंकि कॉपी तो आपके पास रहेगा, है ना, तो आप ये लिख लो कि इस तरह से ही हम क्यों इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस सिग्मा, मतलब टोटल स्ट्रेस, एंड पोर वाटर प्रेशर यू इज ईजी। ठीक है, ऐसे लिख दिया क्या, ईजी, कैसी हो गया, कैसी, ईजी। ठीक है, ईजी, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये वाला नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब चीज ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर से इफेक्टिव स्ट्रेस पे आ रहे हैं तो समेशन एन एज इट इज रहता है। ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको हम एक एवरेज एरिया कंसिडर करते हैं, तब जो वो जो स्ट्रेस वैल्यू है उसी को हम इफेक्टिव स्ट्रेस कह रहे हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेस का ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, और ए क्या है, दिस इज योर एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेन, एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेन। ये एसी क्या है, टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, टोटल एक्चुअल, टोटल एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, और चूंकि ये बड़ा है तो स्ट्रेस का रेशियो है ना, मतलब फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों समान नहीं होंगे। कौन बड़ा होता है, ध्यान रखने वाली बात वही है, कॉन्टैक्ट प्रेशर बड़ा होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती है। ठीक है, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला को यूज करके इनडायरेक्ट वे में, वो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रेशर नहीं। ये चीज भी ध्यान रखेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछ सकता है यही सब बेसिक बातों से। अब चलो हेडिंग डालो, पोर वाटर प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिए। पोर वाटर प्रेशर मतलब सॉइल के अंदर जो सॉइल मास है उसमें जो वॉइड है, उस वॉइड में अगर पानी है तो वो पानी कितना प्रेशर कैरी कर रहा है, वो पानी कितने प्रेशर में है, इसी को हम पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन नहीं होना, प्रेशर प्रेशर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में सिस्टम पढ़ रखा होगा, प्रेशर मतलब एक्सटर्नल लोड। ठीक है, कोई सिस्टम है, इस पर तुम एक्सटर्नली लोड अप्लाई कर रहे हो तो इस पे प्रेशर आ रही है, जैसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 101325 पास्कल, इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ, तो मैं, मेरे शरीर पे हर एक कोने पे, चाहे मेरा इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कहीं पर भी, मेरे लैपटॉप पे, हर जगह कहीं पर भी एक यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, और वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जो ये लोकल एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उतना का प्रेशर इस पे लग रहा है, मतलब मेरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई इसके ऊपर का जो एनवायरमेंटल मास है उसका वेट, वेट डिवाइडेड बाई ये पर्टिकुलर एरिया। तो हम पर यूनिट एरिया लेते हैं, मतलब मेरा हाथ का एक यूनिट एरिया, एक एमएम स्क्वायर में बात करो तो एमएम स्क्वायर में, अगर 1 मीटर स्क्वायर में तो 1 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया का बात कर लो। इस 1 मीटर स्क्वायर पे टोटल इन्वायरमेंटल लोड, इन्वायरमेंटल मास का लोड कितना है, दैट लोड डिवाइडेड बाई दैट एरिया, तो ये निकल के आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर मींस एक्सटर्नल लोडिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, सॉइल में जिस भी सेक्शन पे तुम देख रहे हो प्रेशर हम कह रहे हैं पोर प्रेशर, मतलब उस सेक्शन पे जो पानी है उस पानी के ऊपर, मतलब उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल कितना लोड लग रहा है, टोटल कितना लोड लग रहा है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वाटर पार्टिकल, यही है प्रेशर। मतलब लोड ऊपर से लग रही है तो पानी प्रेशर में है। समझ में आ रहा है, लोड ऊपर से लगने का मतलब है क्या, जिस भी प्लेन पे तुम निकाल रहे हो उसके ऊपर जो सॉइल मास है उसमें पानी होगा, तो वो पानी का टोटल वेट उस पानी के पार्टिकल पे कितना है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वाटर पार्टिकल, वही है प्रेशर। एक्सटर्नल स्ट्रेस मतलब होती है इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रेशर मतलब एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर,
तो यहाँ पे प्रेशर प्रेशर कह रहे हैं मतलब लोडिंग एक्सटर्नल है, उस कारण से जो भी मटेरियल है वो प्रेशर में जा रही है, समझे क्या? अब फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे एक चीज में, इंटरग्रेनुलर प्रेशर इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे हो गया? एक लॉजिकल डिस्कशन है, बात होनी चाहिए इस पर, सोचना और मेरे को फोन करना, मेरे को आंसर देना। मेरा नंबर है 7008420353, पीयूष प्रासर, ठीक है? आप फोन करिएगा, अगर समझ में आ गया तो मेरे को उसका जवाब देना, है ना? ग्रुप में ज्वाइन कर लो, कंसेप्ट डिकोडर वाले ग्रुप में। अगर सॉइल पढ़ ही रहे हो तो डाउट वाउट कहाँ से पूछोगे? ग्रुप ज्वाइन करो, फिर ऐप वगैरह जो भी है ओके उसको डाउनलोड करके आ सकते हैं अपने पास। चलो यार, तो पोर वाटर प्रेशर लिखिए इसके बारे में, वो डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है? सिंपल सी चीज है, समझने का कोशिश करो। इट इज द प्रेशर काउस्ड बाय पोर लिक्विड, दैट इज सॉइल के पोर में जो लिक्विड है उसमें जो प्रेशर है दैट इज योर पोर प्रेशर, लिक्विड प्रेजेंट इन पोर ऑफ सॉइल मास। पोर लिक्विड मतलब लिक्विड प्रेजेंट इन पोर ऑफ सॉइल मास। ये डेफिनेशन है पोर वाटर प्रेशर एट एनी सेक्शन। हम कैसे निकालेंगे? दिस इज द डेफिनेशन, पोर वाटर एट ए सेक्शन, पोर वाटर प्रेशर, प्रेशर at a section in the soil mass is equal to weight of water per unit area above that section, weight of water per unit area above that section, ठीक है? क्या है ये देखते हैं। लेट्स सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड में यहां पर कहीं पे ग्राउंड वाटर टेबल था, लेट्स सपोज दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल है मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है उसका जो पोर है उसमें पानी भी है, पोर वाटर है, ठीक है? तो पोर वाटर है। तो मैं बोल रहा हूं एक सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, एक्स एक्स सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पोर प्रेशर कितना बताओ? पोर प्रेशर कितना? अब देखो, ये तो तुम डेप्थ के अलोंग देख रहे हो, लेट्स सपोज ये डेप्थ है h, ये तुम डेप्थ पे देख रहे हो, लेकिन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा इस सॉइल मास का। लेट्स सपोज द a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सॉइल, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं 3D में बनाऊं तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आपको वो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रही होगी उस सॉइल की, ठीक है? अगर 3D में बनाओ तो यहाँ मैं 2D में बना रहा हूँ, डेप्थ के अलोंग दिखा रहा हूँ चीजों को। तो लेट्स सपोज वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है वो है a, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल। नाउ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला? पोर प्रेशर, पोर प्रेशर होता है क्या, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? एज ए यू हम लिखते हैं पोर प्रेशर को। तो पोर प्रेशर एट एक्स एक्स सेक्शन, यू एट एक्स एक्स सेक्शन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने क्या बोला? इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर जितने भी पानी है उसका वेट, तो इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर जितने भी पानी है उसका टोटल वेट कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर वाटर का हमको यूनिट वेट मालूम है, गामा डब्ल्यू। मैं बोला ठीक है, वेरी गुड बाबू। वॉल्यूम कितना लोगे? बोलोगे सर क्रॉस सेक्शन एरिया ए हमको मालूम, वेरी गुड। हाइट कहां तक है ये हमको मालूम, h, बोलो वेरी गुड। तो यही हो गया ना सर उस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर टोटल वेट ऑफ वाटर। अच्छा, हमें सिखा रही है उस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर ये टोटल वेट ऑफ वाटर हो गया। अरे बीच में सॉलिड भी तो है, बहुत सारे सॉलिड भी है, तो उनको क्यों नहीं इग्नोर किए? तो आप दिमाग लगाए फिर, सर कोई बात नहीं, हम एग्जैक्टली है ना, जैसे है ना एग्जैक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना कि कितना एक्चुअली कितने एरिया में वाटर है, तो हम इन जनरल एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया ही ले लेते हैं और इसी एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया को फिर हम डिवाइड भी कर देंगे, तो एरिया एरिया वैसे भी कैंसिल होनी है, कट गई। तो जो पोर वाटर प्रेशर बचा वो कितना बचा? गामा डब्ल्यू एच। दिस इज द पोर वाटर प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस सेक्शन, है ना? अब इसका यूनिट चेक कर लो, गामा डब्ल्यू का यूनिट क्या? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना? इसका यूनिट चेक कर लो, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया।
इंटू एच को मीटर में ले लेते हैं, तो ओवरऑल यूनिट क्या आ रही है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो कभी भी किसी भी सेक्शन पे आपको पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए पूछे तो ये चेक करो कि उस सेक्शन के कितने ऊपर वाटर टेबल है। जितना ऊपर वाटर टेबल होगा वो डेप्थ इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट वैल्यू विल बी योर पोर वाटर प्रेशर, गामा डब्ल्यू एच। और देखो पोर वाटर प्रेशर का जो वेरिएशन है, वेरिएशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू एच 1 डिग्री चल रहा है, दैट इज वेरिएशन इज लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ। इसलिए हमने दिखाया था वो वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल है वहां पे पोर वाटर प्रेशर एकदम जीरो होगा एट ग्राउंड वाटर टेबल, क्योंकि कोई डेप्थ ही नहीं है, उसी सेक्शन पे तुम बात कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आओगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट ऑफ वाटर दिखेगा, तो जिस भी सेक्शन पे अगर यहाँ पे बोलो तो यहाँ पर जितना भी डेप्थ है, लेट्स सपोज ये डेप्थ है वाई, तो इस सेक्शन पे यू वाई जो होगा वो होगा गामा डब्ल्यू वाई, इतना पोर वाटर प्रेशर। फिर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चलेगी पोर वाटर प्रेशर बढ़ती चल रही है। ये कंप्रेशन में हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है, वेरिएशन इज लीनियर, वेरिएशन इज लीनियर। देख लो भाई, टेंशन में होगा ड्यू टू कैपिलरी राइज तो वहां पर भी लीनियर वेरिएशन होगा, लेकिन वो टेंशन में होगी। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन में है, तो एट वाटर टेबल पोर वाटर प्रेशर आपका जीरो, और वाटर टेबल से जैसे ही नीचे जाते हैं तो यूयू सेक्शन तक इस तरह से वैरी करेगा, और यहाँ पे आपको पोर वाटर प्रेशर यू एक्स एक्स जो मिल रही होगी वो मिल रही होगी एच गामा डब्ल्यू। दैट इज किसी भी सेक्शन पे तुमको पोर वाटर प्रेशर निकालनी है तो डेप्थ ऑफ या फिर हाइट ऑफ वाटर टेबल देखो कि उस सेक्शन के ऊपर कितने ऊपर पे वाटर टेबल है, तो वो हाइट तुम कैलकुलेट कर लोगे, इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस सेक्शन पे जहां पर भी जिस प्लेन पे सेक्शन पे जहां पर भी तुम बता रहे हो पोर वाटर प्रेशर उसका वैल्यू मालूम हो जाएगा, एच इंटू गामा डब्ल्यू। दिस इज द बेसिक थिंग। समझ गए क्या क्या कैसे निकाल रहे हैं फिर पोर वाटर प्रेशर, ये चीज को बनाओ। तो पोर वाटर प्रेशर हम कैसे निकाल रहे हैं, यू एट एनी सेक्शन, या ठीक है एट एनी सेक्शन इज हाइट ऑफ वाटर टेबल above that section above that section into unit weight of water, वाटर। इसलिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं U इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू। ये हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है, कंप्रेसिव पोर वाटर प्रेशर को, ठीक है, U इक्वल टू पॉजिटिव मतलब हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, U इक्वल टू नेगेटिव मतलब टेंशन, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन। ये कंप्रेशन जिसको हम कैपिलरी टेंशन कहते हैं, कंप्रेशन। U नेगेटिव जो कि होगा कैपिलरी टेंशन, मतलब पानी आपका टेंशन में आ जाती है, और कैपिलरी राइज जहां पर हो रहा होगा वहां पर ये नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वाटर इज अंडर टेंशन। और वो जितना मैक्सिमम टेंशन आएगी पानी में तो वो कहां तक आएगी, जहां तक मैक्सिमम कैपिलरी राइज हुआ होगा उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेंशन आपको दिख रहा होगा माइनस एच गामा डब्ल्यू। तो वही सेम मैक्सिमम टेंशन सॉइल के ऊपर ट्रांसमिट हो जाता है एज इंटरग्रेनुलर प्रेशर, जिसके कारण से सॉइल का और ज्यादा डेंसिफिकेशन हो जाता है, सॉइल का और ज्यादा शियर स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाती है, परमिलिटी कम हो जाती है, वॉइड रेशियो कम हो जाती है। यही टेंशन ट्रांसमिट होता है एज ए कंप्रेशन ओवर द सॉइल सॉलिड, जिस कारण से हम कहते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल सॉलिड बढ़ गया, या उस ओवरऑल सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया। समझ में आ रहा बात? वेरिएशन कैसा है, लीनियर, वो चीज ध्यान में रखेगा। एक बार पिछले वाले स्लाइड पे फिर से जाता हूं ताकि आप ये डायग्राम को बना लो, अगर टाइम नहीं मिल पाया बनाने का तो इसको बना लो भाई। ओके, अब एक छोटा सा एनालिसिस और देखो इसी से रिलेटेड। देखो
अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आए तो इग्नोर करिएगा, हमारी बेटी खेल रही है तो सब खिला रहे हैं तो कुछ आवाज आ रही होगी, छोटी सी बच्ची है हमारी, ठीक है। तो चलो यार देखो, लेट सपोज जो आपका वाटर टेबल है वो वाटर टेबल आपका इधर है, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल इधर है, ठीक है। ये डेप्थ आपका लेट सपोज H1 है, ये डेप्थ आपका H2 है, हमको इसी से मतलब है और ऊपर वाले डेप्थ से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं पूछ रहा हूँ पोर वाटर प्रेशर, केवल पोर वाटर प्रेशर बताते चलना। अगर मैं पूछूं यू एट ए, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए, कुछ होगा नहीं, जीरो। क्यों? पॉइंट ए के ऊपर कोई पानी ही नहीं है, पानी है क्या? नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर होगा ही नहीं। यू एट बी, ये भी जीरो। क्यों? पॉइंट बी पे जो सॉइल सॉलिड है, केवल वहां पे सॉइल है, उसके ऊपर भी पानी नहीं है ना, तो वहां पर भी पोर वाटर प्रेशर किसी भी तरह का आपको नहीं मिलेगा, जीरो। पोर वाटर प्रेशर एट सी कितना होगा? बोलोगे सर सी पे तो ग्राउंड वाटर टेबल ही है। अरे यार ग्राउंड वाटर टेबल सी पर है तो सी पर जो वाटर पार्टिकल की लेयर होगी वो तो पहला ही लेयर है ना, उसके ऊपर कहाँ है पानी? तो उसमें पानी का कोई वेट आ रहा है क्या? नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर एट सी इज ऑल्सो जीरो, दैट इज यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है, यहां पर भी जीरो। अब बोलोगे सर पोर वाटर प्रेशर एट डी कितना? अब बोलोगे सर वेरी अच्छा, डी जो सेक्शन है इसके ऊपर हाइट ऑफ वाटर टेबल कितना है, हमको वो देखना पड़ेगा। मैं बोला हाँ, तुम देखे तुमने H1 इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना का पोर वाटर प्रेशर है, वेरी गुड। सिमिलरली पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ई, तो तुम बोले सर पॉइंट ई के ऊपर टोटल हाइट ऑफ वाटर टेबल कितना, हमको वो देखना होगा। हाँ, तो हाइट ऑफ वाटर टेबल कितना? H1 प्लस H2, है ना, इनटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया पॉइंट ई के ऊपर पोर वाटर प्रेशर। मैं बोला वेरी गुड। और जो वेरिएशन हो रही होगी वो लीनियर हो रही होगी सी से डी पे, मतलब इस तरह का वेरिएशन हो रही होगी, है ना, इस तरह से वेरी कर रही होगी, लीनियर वेरिएशन। देखो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ द वेरिएशन इज लीनियर, और यहाँ पे मान लो ये दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर पॉइंट ई, तो ये डेप्थ आपका H1, ये डेप्थ आपका H2, तो ये जो u है इसको मान लो u एट d, ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू इस डायग्राम में, ये वैल्यू यहां से यहां तक का ये वैल्यू कितना है? दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज H1 गामा W। सिमिलरली ये डायग्राम में ये वाला वैल्यू कितना है? दिस वैल्यू इज योर H1 प्लस H2 गामा W। अरे यार बेसिक छोटा छोटा मैकेनिक्स है, इसको और थोड़ा तोड़ दोगे तो और अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगे। क्या सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, H1 गामा W प्लस H2 गामा W। बोला वेरी गुड, तो H1 गामा W यहां तक हो गया, ये H1 गामा W, H1 गामा W, ठीक है, एक मिनट, ये H1 गामा W हो गया, है ना। इसके बाद जो बच रहा है यहाँ से फिर देखो, ये लग रहा है ना ये ट्रायंगुलर वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा फिर पॉइंट डी से, तो ये जो पोर्शन है ये कौन सा हो गया? H2 गामा W वाला। तो अलग अलग लेयर में भी एनालिसिस कर सकते हो, ये है खूबसूरती इस पर्टिकुलर डायग्राम की। इसी तरह से ट्रायंगुलर वेरिएशन सभी में हो रहे होंगे, है ना, मतलब टोटल स्ट्रेस में भी, इफेक्टिव स्ट्रेस में भी, फिर ये पोर वाटर प्रेशर का, सब में ट्रायंगुलर वेरिएशन हो रहा होगा, समझे? टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस चीज को ना आप एक नोट में डाल दो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन होगा ये हाइट ऑफ वाटर टेबल को निकालने में, एग्जाम में दूसरा सिस्टम से दे रखा होगा, मतलब ये सीधा सीधा डेप्थ डेप्थ भी दे रखा होगा लेकिन वाटर टेबल कहीं और होगी, पिजोमीटर दे रखा होगा। पिजोमीटर एक कॉन्सेप्ट होता है, पिजोमीटर। पिजोमीटर इज ए प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। तो लेट्स दूसरा नोट, हाइट ऑफ वाटर टेबल को ऑब्जर्व करने का दूसरा नोट और पोर वाटर प्रेशर को देखने का दूसरा तरीका क्या है। देखो जहां अगर पिजोमीटर की बात हो रही होगी, लेट्स सपोज ये सॉइल मास है ना, लेट्स सपोज यहां तक मैं सॉइल मास को कंसीडर कर रहा हूं, ये आपका सॉइल मास है, और क्या है ना कि ये सॉइल लेट्स सपोज कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि ये सॉइल पानी के अंदर डूबा हुआ है, पहला कंडीशन, या पानी के अंदर डूबा है, यहां मतलब ये ग्राउंड वाटर टेबल, मतलब समझो कि नदी के नीचे वाला कोई चीज हो रहा है, सीन हो रहा है, या पोखर के नीचे वाला कोई सीन हो रहा है, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है सॉइल आपका, ठीक है, डूबा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं ये आपका एक सेक्शन है, एक्स एक्स सेक्शन, इस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा बतानी है आपको, कैसे बताओगे? और कुछ नहीं दिया,
आपको मेजरमेंट करना है, रियल मेजरमेंट करना है पोर वाटर प्रेशर का। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक तो इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर जो होता है ना, वो एल शेप का इक्विपमेंट होता है, इस तरह का एल शेप का एक तो पाइप होता है, समझ आइए, यही होता है सीधा पीजोमीटर, यही होता है पीजोमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पीजोमीटर। पीजोमीटर ये क्या है? एक सिंपल प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। समझो होगा क्या? देखो, हम ये पीजोमीटर को ना इस एक्स एक्स सेक्शन पे इंसर्ट कर देंगे, घुसा देंगे। इस एक्स एक्स सेक्शन पे पीजोमीटर को घुसा दिया तो क्या होगा मालूम है? यहां पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस एक्स एक्स सेक्शन पे, चूंकि ये सॉइल पूरा ये पानी के अंदर है, तो यहां पर भी पानी होंगे सॉइल में, है ना? तो ये पानी प्रेशर में होगा, इसके ये पानी कुछ ना कुछ प्रेशर झेल रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इस पानी में। अब जैसे ही तुम पीजोमीटर को इंसर्ट करोगे तो वो जो प्रेशर है, ठीक है, वो जो प्रेशर है, जितना भी प्रेशर है, लेट्स सपोज वो प्रेशर है यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर है टोटल यू, है ना? वो पोर वाटर के प्रेशर कितना है? टोटल यू। तो वो जितना उस प्रेशर के कारण क्या होगा, पानी इस पीजोमीटर में एंटर करेगी और चढ़ेगी 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 चढ़ेगी, कहां तक पहुंचेगी? जहां तक वाटर टेबल है, फ्री वाटर सरफेस, मतलब पीजोमीटर में भी, पीजोमीटर के अंदर जो आपको फ्री सरफेस दिखेगा पानी का, वो सेम दिखेगा जो नियर बाय वाटर टेबल है, वहीं तक पानी चढ़ेगी। ये चीज देखने को मिलता है ना? तो इसमें जितना पानी चढ़ा, ठीक है, लेट्स सपोज h अमाउंट ऑफ पानी चढ़ा, दिस इज ओनली योर हाइट ऑफ वाटर टेबल, हाइट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, GWT। सो पोर वाटर प्रेशर U इक्वल टू कितना हो जाएगा? वही h गामा W। तो पीजोमीटर में जितना हाइट तक पानी चढ़ेगा किसी एक सेक्शन पे इंसर्ट जब कर रहे हो पीजोमीटर को, तो वही होगा हाइट ऑफ वाटर टेबल वहां पे, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपको निकालनी है उस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर। तो ये हम कहीं पर भी कर सकते हैं, मतलब ये मेजरमेंट करने का तरीका है। एक सॉइल मास लिया, इस पर्टिकुलर डेप्थ पे इंसर्ट किया, कुछ हाइट चढ़ गया, मतलब पानी चढ़ गया, तो जितना चढ़ा उस सेक्शन पे, उस उतना वाटर कॉलम का प्रेशर लग रहा है उस सेक्शन पे जो पानी है उस पे। नीचे और इंसर्ट करोगे और थोड़ा चढ़ जाएगा, जितना चढ़ा उतना हाइट का। समझ रहे हो? कहने का मतलब है ये देखो, जैसे कि ये तो एक चीज आप समझ गए, है ना, कि पीजोमीटर में पानी चढ़ने का। एक दूसरा कंडीशन एज्यूम करता हूं, दूसरा कंडीशन ये देखो, दूसरा कंडीशन ये नोट, ये सॉइल मास है, सॉइल मास है, और ग्राउंड वाटर टेबल लेट्स सपोज यहां पर है, दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। अब आपको दो सेक्शन पे निकालनी है पोर प्रेशर, लेट्स सपोज यहां पर और लेट्स सपोज यहां पर। तो क्या करोगे? तुम्हारे पास पीजोमीटर है, तुमने यहां पर एक बार पीजोमीटर इंसर्ट किया, एक मिनट, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं। आपने यहां पर एक बार पीजोमीटर को इंसर्ट किया, एल शेप ट्यूब, ठीक है, ये आपने इंसर्ट किया पीजोमीटर। दूसरा पीजोमीटर इधर इंसर्ट किया, इस सेक्शन पे इंसर्ट किया पीजोमीटर को, एल शेप ट्यूब को। देखो, ये वाला जो सेक्शन है, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके ऊपर भी पानी है, तो प्रेशर तो आ ही रहा होगा उन पानी के पार्टिकल्स के ऊपर। यहां पर भी पानी का पार्टिकल्स है, इसके ऊपर भी पानी है पूरा का पूरा सॉइल में, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा होगा। अब जैसे ही तुमने पहला वाला पीजोमीटर, मतलब ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पे इंसर्ट किया, तो इसमें जितना प्रेशर है ना, उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वाटर एंटर होगी पीजोमीटर में और पानी चढ़ेगी, और जो नियर बाय वाटर टेबल है, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, तो नियर बाय ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है वहीं तक पानी चढ़ेगा। सिमिलरली पॉइंट बी पे जब तुम इंसर्ट करोगे, जितना भी प्रेशर है उस प्रेशर के साथ पीजोमीटर में पानी एंटर करेगी और जो नियर बाय वाटर टेबल है वहीं तक पानी चढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे पानी चढ़ा मान लो H1 या HA, और इधर पानी चढ़ा आपका HB। तो यहां से देखने से लग ही रहा है कि HB इज ग्रेटर देन HA,
मतलब सेम पीजोमीटर में एट पॉइंट बी जब इंसर्ट किए ज्यादा हाइट तक पानी चढ़ा, क्यों? प्रेशर ज्यादा है, दैट इज प्रेशर एट पॉइंट बी, पोर वाटर प्रेशर इज ग्रेटर देन पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए। मतलब वो फ्री सरफेस, वाटर का जो फ्री सरफेस है उसको मैच करता हुआ चलेगा, देखो, है ना, ये होगी, समझे? तो सिंपल उल्टा सोचो, अगर हाइट ऑफ वाटर पीजोमीटर में ज्यादा दिखा रहा है, मतलब जिस भी पॉइंट पे तुम इंसर्ट किए हो उस पीजोमीटर को, वहां पे उस फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है, ऐसा सोच सकते। समझ गए बात को? ठीक। तो ये हमेशा होगा, मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जो भी लेवल है उसका, जो पीजोमीटर में पानी चढ़ेगी वो दोनों का फ्री सरफेस मैच करता हुआ चलेगा ऑलवेज इन जनरल कंडीशन। मतलब कोई ना कोई ऐसा कंडीशन भी है जब मैच नहीं करेगा, हाँ ऐसा भी होता है। कब होता है? जब सॉइल आर्टिशियन प्रेशर के अंदर रहती है, ठीक है, आर्टिशियन प्रेशर के कंडीशन में मैच नहीं करता। आर्टिशियन प्रेशर कहने का मतलब जब कन्फाइंड एक्वीफर वगैरह है, कन्फाइंड एक्वीफर में एक अलग ही प्रेशर पे रहती है आपका क्या, ये मतलब वाटर। जैसे कि मान लो, ठीक है, ये एक नॉर्मल सॉइल है, ये एक नॉर्मल सॉइल है, आप ऐसा मान के चलो, दिस इज योर नॉर्मल सॉइल, है ना, नॉट कन्फाइंड एक्वीफर, नॉट कन्फाइंड एक्वीफर। ये कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, इन सब चीजों को इरिगेशन इंजीनियरिंग में बता रखा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि आर्टिशियन प्रेशर, आर्टिशियन प्रेशर ये कांस्टेंट प्रेशर होती है जो कि कन्फाइंड एक्वीफर में अगर फ्लूइड है तो उस पर लग रही होती है जनरली। तो लेट्स सपोज ये कन्फाइंड एक्वीफर है, मतलब ऊपर कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइनमेंट मतलब रास्ता बंद हो जाना, मतलब ऊपर भी कोई एक इम्परमिएबल लेयर है, नीचे भी कोई एक इम्परमिएबल लेयर है, मतलब पानी ना ऊपर जा सके ना नीचे आ सके, है ना, इन दोनों लेयर के बीच में दिस आर व्हाट, इम्परमिएबल लेयर। एक्वीग्लूड हो सकता है ये, है ना, क्ले लेयर हो सकता है या रॉकी स्ट्रेटा हो सकता है, वो सब जनरली इम्परमिएबल इन नेचर होते हैं। अब इस बीच में पानी है, इस बीच में पानी है, तो दिस वाटर जो कि एक कन्फाइंड एक्वीफर में है, इट इज सब्जेक्टेड टू आर्टिशियन प्रेशर, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे रहती है ये पानी, ये पानी एक कांस्टेंट प्रेशर पे रहती है। अब मतलब इसमें जो प्रेशर है इट इज कांस्टेंट, ये पानी एक कांस्टेंट प्रेशर में है, यही जो कांस्टेंट प्रेशर होती है ना, इसी को हम कहते हैं आर्टिशियन प्रेशर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, किसी तरह से तुम सोचे सर हम तो वाटर का प्रेशर मेजर करते हैं पीजोमीटर को यूज करके, मैं बोला हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे कन्फाइनमेंट हो चुकी है यहाँ पे, है ना, तो आपको लग रहा होगा कि सर यही तो ग्राउंड वाटर टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? नो, दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे प्रेशर जितना पानी में है उसके करस्पॉन्ड पीजोमीटर में जो वाटर चढ़ती है वो किसके करस्पॉन्डिंग चढ़ती है, जितना उस पानी में प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग पीजोमीटर में वाटर चढ़ती है। तो आप अगर यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में पीजोमीटर लगा रहे हो, लेट्स सपोज इस लेवल पे पीजोमीटर को इंसर्ट किया, एक पीजोमीटर इधर लगाया, एक पीजोमीटर इधर लगाया, दो पीजोमीटर लगा दिया, है ना, एक मतलब ऊपर वाले कन्फाइनमेंट के आसपास, एक नीचे वाले कन्फाइनमेंट के आसपास, दो पीजोमीटर आपने इंसर्ट किया, तो ये आर्टिशियन प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर में ये पानी पहले से है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग पीजोमीटर में पानी चढ़ेगा, मतलब जो भी प्रेशर में ये वाटर है उस प्रेशर के साथ पानी चढ़ेगा। लेट्स सपोज पहले वाले पीजोमीटर में पानी चढ़ के ये वाला एक फ्री सरफेस एक्वायर कर रहा है, तो दूसरे वाले में थोड़ा ज्यादा पानी चढ़ना चाहिए क्या? ना, उतना ही चढ़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये कन्फाइंड एक्वीफर है, इसमें चाहे यहां का पानी देखो, इधर का पानी, 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 किधर का भी पानी देखो, पूरा सभी हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट प्रेशर में रहता है, जिसको हम आर्टिशियन प्रेशर बोलते हैं। तो जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम अचीव होगा आपको पीजोमीटर में, वो भी सेम, वो भी कांस्टेंट, समझे? तो ये फिर तुम कहीं पर भी इंसर्ट करो इस कन्फाइंड एक्वीफर में पीजोमीटर को, वो एक ही फ्री सरफेस दिखा रहा होगा, ठीक है, जो कि होता है इमेजिनरी फ्री सरफेस। दिस इज योर हाइट ऑफ वाटर कॉलम एच, ये इमेजिनरी होता है।
क्यों? कन्फाइंड एक्वीफर मतलब नो फ्री सरफेस ऑफ वाटर। रियलिटी में तो फ्री सरफेस नहीं है ना, कन्फाइंड है तो फ्री सरफेस कहां है? लेकिन वो अगर फ्री सरफेस होता, इमेजिन कर रहे हैं, अगर कन्फाइनमेंट नहीं होती तो वो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड वाटर टेबल फ्री कहां होना चाहिए था, है ना? तो इसलिए उसको इमेजिनरी हम कह रहे हैं, समझे क्या? तो ये चीज तुमको देखने को मिलेगा जब सॉइल आर्टिशियन प्रेशर के अंदर होगी, है ना? एक कांस्टेंट प्रेशर के अंदर अगर है किसी एरिया में, तो वहां पर जो वाटर पे प्रेशर होगा वो फिर मतलब ग्राउंड वाटर टेबल से कुछ अलग ही दिख रहा होगा। इस कंडीशन पर भी बेस्ड हम जब कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना? लेकिन चीजें बता रहा हूं, चीजों को समझ के रखो, ठीक है? इन सब चीजों को यूज करेंगे। इमेजिनरी वाटर टेबल कहने का मतलब अगर कन्फाइनमेंट नहीं होता तो वाटर टेबल कहां होता, ये चीज है, समझे? यहां क्या लिख रहा था? हाँ, कन्फाइंड एक्वीफर के केस में नो फ्री सरफेस, नो फ्री सरफेस ऑफ वाटर, समझ रहे हो ना? क्लियर है? पढ़ने में मजा लग रहा है? अच्छे से बता पा रहा हूं? पढ़ो, बहुत अच्छे से बताएंगे। टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन अपने को इंजीनियर बनना है, अच्छे से पढ़ना है, ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अब सुनो एक नया बात, लास्ट बात इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है? इसके बाद सारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो बात क्या है, ये जो पोर वाटर प्रेशर अभी तक मैं समझा रहा था आपको, इसको हम न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं, न्यूट्रल प्रेशर। अब इसको न्यूट्रल प्रेशर क्यों कह रहे हैं बाबू? इमेजिन करो, ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या है? सॉइल है, उसमें वॉइड है, उसमें पानी है, जो पोर है उसमें पानी है। तो वो जो पानी है, जो प्रेशर लगती है पानी के ऊपर बेसिकली, देखो वो तो लग रहा है कंप्रेशन, लेकिन क्या हो रहा है, जो सॉइल सॉलिड है, ठीक है? ये मान लो एक सॉइल सॉलिड, इसके अगल बगल ये एक सॉइल सॉलिड, इसके अगल बगल इधर एक सॉइल सॉलिड, है ना? ये सॉइल सॉलिड के बीच में जो पोर है, ये सॉइल सॉलिड के बीच में जो पोर है, इन्हीं में जो पानी है, इसी पे तो प्रेशर लग रही है कंप्रेसिव नेचर का। ये ग्राउंड वाटर टेबल के बिलो बात कर रहा हूं, ऐसा समझो, या ऊपर भी बात करोगे तो कोई बड़ी चीज है नहीं, तो इन्हीं पे वो प्रेशर लग रही है बेसिकली, है ना? तो कहीं ना कहीं पानी और सॉइल सॉलिड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो इस पे लग रहा है अगर कंप्रेसिव फोर्स, तो उस ये भी वो पानी भी क्या कर रहा है बेसिकली, ये सॉइल सॉलिड के ऊपर भी इस तरह से कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं। तो ये चारों बगल से लग रहा है ना, क्योंकि एक सॉइल सॉलिड जो सॉइल में है उसके चारों बगल वॉइड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्री स्पेस होगा, हर जगह पानी है, इधर से कुछ प्रेशर, उधर से कुछ, उधर से कुछ, उधर से कुछ। बात कहने वाली ये है, क्या ये जो प्रेशर लग रहा है हर एक सॉइल सॉलिड पे, है ना? वाटर के कारण जो प्रेशर लग रही है ना? ये जो पोर वाटर प्रेशर है पानी में, क्या उसके कारण ये सॉइल सॉलिड की मूवमेंट हो जाती है क्या? ये सॉइल सॉलिड में कोई हलचल पैदा कर रहा है क्या? नहीं, ये चारों बगल जो लग रही है ना, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है ना? तो ओवरऑल नेट जब तुम देखोगे, इस प्रेशर एप्लीकेशन के कारण, इस पोर वाटर प्रेशर के कारण सॉइल सॉलिड का किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट करने का मतलब है, यहाँ पे सॉइल सॉलिड है, इस पे प्रेशर वेशर लगा, ये घिसक के इधर चला गया, अरे नहीं, तो वो नहीं होता है, ठीक है? तो पोर वाटर प्रेशर के कारण सॉइल सॉलिड में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इस प्रेशर का इफेक्ट सॉइल में, सॉइल सॉलिड के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए उसको ये कहते हैं कि ये प्रेशर न्यूट्रल प्रेशर है, समझे? यही चीज होता है, याद रखना। ये बात मैं कर रहा हूं ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे के केस में, ठीक है? ग्राउंड वाटर टेबल है, उसके नीचे जो सॉइल पार्टिकल है उसके ऊपर, ओके? जहां हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन लग रहा है, कैपिलरी राइज वाले कंडीशन में नहीं। क्यों? कैपिलरी राइज वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां जो मैक्सिमम कैपिलरी राइज होने के कारण जो मैक्सिमम टेंशन है, वो चीज एज ए कंप्रेशन ट्रांसफर हो जाती है सॉइल सॉलिड के ऊपर, जिस कारण से सॉइल पार्टिकल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, कॉन्टैक्ट में आने लगते हैं, तो वहां इफेक्ट कर रहा है वो कैपिलरी टेंशन, तो वो न्यूट्रल प्रेशर नहीं है। न्यूट्रल प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन में आपको देखने को मिलता है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। क्यों? यहाँ पे जो पोर प्रेशर लग रही है, इसके कारण सॉइल पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता है,
है ना। ये जो पोर प्रेशर है, ये ऐसा नहीं है कि सॉइल सॉलिड को कंप्रेस कर दे या एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दे, नहीं, ये अपना इंडिपेंडेंट है, ये अपना प्रेशर झेल रहा है बस। ये सॉइल सॉलिड को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो इसी को हम न्यूट्रल प्रेशर कहते हैं। ऊपर जो कैपिलरी जोन में आपको वो टेंशन दिख रही है, वो न्यूट्रल प्रेशर नहीं है, उसको जस्ट नेगेटिव पोर प्रेशर हम कहेंगे, या कैपिलरी टेंशन कहेंगे, ठीक है, कैपिलरी पोटेंशियल कहेंगे, कैपिलरी सक्शन कहेंगे, वो सब नाम थे उसके, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, लिखो, सिंस, पहला ही वर्ड गलत लिख दिया हूं, सिंस वाटर प्रेशर ऑल अराउंड द सॉइल सॉलिड एक्ट यूनिफॉर्मली, मतलब जो ये सॉइल सॉलिड है, इसके चारों बगल जो वाटर प्रेशर है, ये यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है ना। इमेजिन करो कि ये पोर है, मतलब सॉइल सॉलिड के अगल बगल जो पोर स्पेस है, सभी में पानी भरा है ना, सभी में कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सॉलिड के ऊपर भी लगा रहा है। तो इधर का पानी, उधर का पानी, उधर का पानी, उधर का पानी, जिधर का भी पानी हो, एक पर्टिकुलर लेवल पे सभी जगह से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रही है उस सॉइल पार्टिकल के ऊपर, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। उस कारण से किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है सॉलिड पार्टिकल में। मतलब यहाँ पे लिख लो ऐसे कि नो मूवमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, नो मूवमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। सो एक्ट यूनिफॉर्मली, सो इट डज नॉट फोर्स दिस सॉइल सॉलिड टू कम इन कॉन्टैक्ट, डज नॉट फोर्स सॉइल सॉलिड टू कम इन कॉन्टैक्ट। ये है न्यूट्रल प्रेशर का जड़ तत्व with each other, hence pore water pressure below ground water table is also called as neutral pressure। क्यों, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर कैपिलरी राइज हुई होगी, तो कैपिलरी राइज वाले केस में तो वहां टेंशन में रहता है, तो वो तो फोर्स करता है सॉइल सॉलिड को एक दूसरे के पास आने में, तो उसको हम न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल प्रेशर डिफाइन नहीं कर सकते, समझे। तो GWT के नीचे जो वाटर प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है, जो पोर वाटर प्रेशर है, उसको हम एज ए न्यूट्रल प्रेशर भी कहा सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होंगी चीजें। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम कैलकुलेशन पे जाएंगे, टोटल स्ट्रेस समझाऊंगा, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेशन समझाऊंगा, तो मतलब जो निकालेंगे, है ना, पोर वाटर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में सब कुछ जान ही लिए हो। वेरिएशन वगैरह मालूम है, लीनियर वेरिएशन होता है पोर वाटर प्रेशर का, तो इसी तरह से लीनियर वेरिएशन टोटल स्ट्रेस के केस में भी देखने को मिलेगा, समझे। जब टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर, जब पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन लीनियर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो चीज मिल रही होगी वो मिलेगी इफेक्टिव स्ट्रेस, तो उसका भी वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ लीनियर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे हम डिफरेंट केसेस को देखेंगे और चीजों को करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट है तो संपर्क करिएगा। जय हिंद।